हेलो बच्चों, वेलकम टू द रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको दो बातें पहले बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है क्योंकि इट्स अ वेरी 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 वास्ट चैप्टर। तो सेकंड पार्ट में पूरी ज्योमेट्री है, फर्स्ट पार्ट में नॉन ज्योमेट्री वाला पार्ट है। रोटेशन थ्योरम भी सेकंड पार्ट में है क्योंकि उसमें भी ज्योमेट्री लगती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज दिस। ये वीडियो लगभग 1 घंटा 40 42 मिनट का होगा। ठीक है, विच मीन्स कि अगर आप डबल स्पीड पे देखोगे तो भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 50 मिनट के आसपास आपको लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर डबल स्पीड पे देखते हो तो आप देख भी सकते हो आराम से, बट प्लीज जस्ट मेक श्योर दैट यू विजिट द थ्योरी कंप्लीटली। फिर इसके बाद क्वेश्चंस वाला वीडियो अलग से आएगा जिसमें हम लोग कुछ PYQ सॉल्व करेंगे, एडवांस के और मेंस के। ठीक है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि दिस वीडियो, इट टुक मी एंटायर डे टू रिकॉर्ड एंड टू कंपाइल ऑल द नोट्स। ठीक है, मतलब ये PDF बनाने में मुझे लगभग एक दिन लगा और एक और दिन लगा था जिसमें मैंने आधा नोट्स लिखा था, और अभी ज्योमेट्री वाला पार्ट आगे मैं करने वाला हूँ। तो जस्ट जस्ट अ लिटिल अप्रिसिएशन। आई डोंट एक्सपेक्ट मच, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं जस्ट मेक श्योर दैट यू लाइक, ताकि मैं मोटिवेट होकर और दो चार वीडियो बना दूँ और कुछ गरीब लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विथ पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है आयोटा की पावर 1। देखिए, आयोटा की पावर 1 डालो तो 1 ही आंसर आता है। आयोटा की पावर 2 इज -1। आयोटा क्यूब जो होता है दैट इज आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। दिस विल बी माइनस ऑफ आयोटा, सॉरी, एंड दिस विल बी 1। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि आयोटा का की वेरियस पावर्स जो होती है वो 4 तक ही हमें समझनी है, और उसके बाद पावर्स रिपीट करती है, साइक्लिक ऑर्डर में रहती है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आयोटा की पावर 1 इज इक्विवेलेंट टू आयोटा की पावर में 4n+1। क्यों? क्योंकि देखो ना बच्चों, आयोटा की पावर में 4 डालो तो आंसर 1 आता है, तो 8 डालने पे भी आंसर 1 आता होगा, 12 डालने पे भी 1 आता होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आयोटा की पावर में कुछ भी 4n टाइप का नंबर डालेंगे या 4 का मल्टीपल डालेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर आप 4n+1 डालते हो तो आंसर क्या आएगा? आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा पावर 1। एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया ना, तो यहाँ पे आयोटा पावर 4n जो है वो तो 1 बन जाएगा, आपके पास केवल आयोटा बचेगा। इसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इट इज -1 ना, वो कैसे आ रहा है वो तो अपन ठीक है समझ पा रहे हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर इज एज गुड एज आयोटा की पावर 4n+2। मतलब आयोटा की पावर 2 इज एज गुड एज आयोटा की पावर 4n+2। तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 2। ओके, सो दिस विल बी 1 इंटू आयोटा की पावर 2 विच इज -1। अच्छा, एंड थर्ड, थर्ड कितना आ जाएगा? आयोटा की पावर 4n+3। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3। अच्छा, तो आयोटा पावर 4n तो 1 होता है, और आयोटा क्यूब कितना होता है? -1। ओके, नहीं, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, वो तो हमने अभी अभी जस्ट देखा ना, तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। बस इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि 4n+1 भी आयोटा पावर 1 की तरह है, 4n+2 भी आयोटा पावर 2 की तरह है, 4n+3 भी आयोटा पावर 3 की तरह है, एंड 4n+4 या 4n, दिस इज एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें अगर याद रहेगी तो हम हर तरीके से आयोटा के पावर्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एक और चीज मैं बता ही देता हूँ क्योंकि याद आ गई है। ये जो आयोटा की पावर 4n+2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पावर को 4 से डिवाइड, आपको कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ेगा बच्चों। ऐसे नहीं कि आप अगर एब्सेंट माइंडेड सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, पीक कॉन्सेंट्रेशन, एंड आई एम श्योर आप डबल स्पीड में देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, बट ठीक है। हाँ, इसका मतलब पावर को 4 से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना? पावर को 4 से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है पॉजिटिव में तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर से इज कि 1 रिमाइंडर मतलब -3 रिमाइंडर। ठीक है, तो -3 रिमाइंडर का मतलब वो 1 रिमाइंडर की तरह ही है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, +2 रिमाइंडर मतलब -2 रिमाइंडर। कैसे देखते हैं अपन ये नेगेटिव रिमाइंडर? करना कुछ नहीं है आपको, ये 1 जो दिख रहा है पॉजिटिव का, इसको 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 जो यहाँ पे, इसको 4 से सब्ट्रैक्ट करो तो -2। ओके, 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा? 3 - 4 विच इज -1। और लास्ट में 4n - 0 हो जाएगा बेसिकली, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर्स भी पता होने चाहिए। विल डायरेक्टली मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी देखते हैं, बिकॉज पावर्स ऑफ आयोटा मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, एनी नंबर ऑफ द टाइप a+i/b। आपके सामने उसकी थ्योरी लिखी हुई है, ये रही। तो जैसे हमें पता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a+i/b
इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी दोनों के दोनों रियल होते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। मल्टीप्लाई करने का तरीका टर्म बाय टर्म होता है, दैट इज A1 into A2, जैसे अपन एकदम स्कूल क्लासिक स्कूल वेज में करते थे। A1 इंटू जो भी लिखा है वो आयोटा B2, तो आयोटा A1 B2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, आयोटा B1 A2 एंड सो ऑन। अब आप कर लोगे। नेक्स्ट वाला पार्ट, एक मिनट, ये आयोटा B1 B2 आएगा ना, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। सो -1 B1 B2। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट डिवीजन। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी गरीब इंसान कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं आता था, उसको थोड़ी बहुत चीजें बेसिक से पता चल जाए, सो ऑन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, दैट इज A1 विल बी इक्वल टू A2, और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, दैट इज B1 इज इक्वल टू B2। ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन या फिर ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल है 2+3 आयोटा। 2+3 आयोटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि रियल एक्सिस में 2 का डायरेक्शन है और इमेजिनरी एक्सिस में 3 का डायरेक्शन है। तो इसको अपन 2,3 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं 3+5 आयोटा लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,5। अभी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं लेता हूँ 5, वो भी नेगेटिव का, माइनस या फिर +3 आयोटा, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5, +3। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए। अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक वेक्टर की तरह भी एक्ट करता है। तो अगर आप इस पॉइंट को P मान लेते हैं और इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा अजीब लगेगा वेक्टर सुन के, लेकिन हाँ, ये जो OP वेक्टर है, दिस OP वेक्टर इज एक्चुअली x+i/y। ऐसे तो हम लोग वेक्टर की दुनिया में कैसा लिखते थे बच्चों, इसको OP वेक्टर को हम ऐसा लिखते थे, xi कैप +y j कैप, है ना। ये वेक्टर्स की दुनिया में लिखते थे हम इसको इस तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल टू x+i/y। वैसी ही बात है, ठीक है, सब कुछ वैसा ही होता है। अब जैसे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। मैं एक बात और दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की तरह ट्रीट इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव एग्जैक्टली लाइक वेक्टर्स। तो उनकी काफी सारी की सारी थेरी वेक्टर्स की तरह ही होती है। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बेसिक वेक्टर्स आपको आना चाहिए, फिजिक्स में जितना पढ़ा उतना काफी है। हाँ जी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, एक पॉइंट, है ना। ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और ये पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर है, द वेक्टर करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपको इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड, तो उसे हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इट लुक्स लाइक डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम ओरिजिन। तो मॉड z इज, जैसा मैंने लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और वो आएगा कैसा, √(x²+y² के बराबर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, √(x²+y²), या फिर आसान शब्दों में √रियल पार्ट का स्क्वायर। देखो, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी नंबर का मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है ना। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, पहले अपन वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले कॉन्जुगेट बता ही देता हूँ, फिर हम लोग ये प्रॉपर्टीज पे दोबारा आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कॉन्जुगेट को समझ लेते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट को समझ लेते हैं, और फिर मैं आपको 2 मिनट में ये भी बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड एक साथ नजर आते हैं, दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे जैसा लिखा है, आर्ग्यूमेंट इज द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है P, उसका कोऑर्डिनेट होता है बेटा, है ना, x, y। उस कोऑर्डिनेट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो द वेक्टर करस्पॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। सो दिस इज द वेक्टर करस्पॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज OP वेक्टर। इस OP वेक्टर का जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। बात ही खत्म हो गई। कल को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है या फिर कोई और भी क्वाड्रेंट में आ जाता है ऐसे, तो एंगल कैसे निकालोगे आप, ये वाला एंगल। तो दिस इज द एंगल, दिस एंगल मेड इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक लड़ाई होती है या फिर एक डिस्कशन होता है कि आर्ग्यूमेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जिसको अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं, दो सब डिविजन्स में। आर्ग्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट और एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है।
तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, कई बार हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, बट इन रियलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है वो अपन जस्ट अभी समझ लेंगे। जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत आसान है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसको अगर अपन ने ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया तो इसका जो भी एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। मान लेते हैं ना ये थीटा 30 डिग्री है, तो हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट कहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 30 डिग्री। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना, इट इज 30 डिग्री। कोई और स्टूडेंट ऐसा भी दिमाग लगा सकता है कि नहीं नहीं सर, 30 डिग्री को एक रेवोल्यूशन के बाद देखेंगे तो भी वी विल रीच एट दिस पॉइंट ओनली। तो अगर अपन एक रेवोल्यूशन के बाद जाते हैं यहाँ पे तो भी हम लोग यही वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री एज वेल, है ना, विच इज 390 डिग्री। या फिर 30 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 360, 30 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 360। तो इसका मतलब हम लोग जनरल वैल्यू को ऐसे ही समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब जितने भी इनफाइनाइट रिवोल्यूशन लगाने के बाद आपके पास जो एंगल आता है दैट इज कॉल्ड एज जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज समझो आप, कि जब भी हम लोग आर्ग्यूमेंट का जनरल वैल्यू लिखते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा भी हो सकता है, या फिर थीटा का कोई भी एन पाई मल्टीपल, 2n पाई, 2n पाई मल्टीपल के साथ एडिशन। ठीक है, मतलब आपने एक रिवोल्यूशन लगा दिया तो थीटा+2 पाई, अगर हम रेडियंस में लिखते हैं तो। ठीक है, एक और रिवोल्यूशन लगा दिया तो थीटा+4 पाई एंड थीटा+6 पाई एंड सो ऑन। मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट आ सकती है, जिससे जिससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा और जंग छिड़ सकती है बच्चों के बीच में कि सर ये क्या है, तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। तो एक फाइनल कंक्लूसिव थियरी बना दी गई कि एक काम करते हैं कि इतने इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं लेते, हम लोग केवल एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर आप एंगल को केवल -पाई से +पाई तक मेजर करें, ठीक है, -पाई से +पाई तक मेजर करें तो दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आसान भाषा में कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल एंगल 0 से 180 आता है तो उसको आपको पॉजिटिव मेजर करना है। ठीक है, और अगर 180 से एक्सीड कर जाता है, 180 से एक्सीड कर जाता है तो उसको नेगेटिव मेजर करना है, नेगेटिव, उल्टा मेजर करना है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल 180 से छोटा है, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लेता हूं, 180 से छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से इसको पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर 180 से ज्यादा है लेट से यहाँ पे तो उसको नेगेटिव मेजर करना है, दैट्स इट, इतनी सिंपल सी थ्योरी। इसमें एक डाउट आता है कि सर ये क्या उटपटांग सी थ्योरी है, ऐसा क्यों, 0 से 2 पाई चलने देते ना, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो बेटा क्या है कि ये जो थ्योरी है ये सदियों से चली आ रही है, तो हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी आगे रिजल्ट बनाए गए हैं वो इसी थ्योरी से अलाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब -पाई से पाई मेजर करना है, दैट्स इट। तो प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू हमें कौन सी फॉलो करनी है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ही निकालना है। क्या कहा मैंने, फिर से सुन लो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू स्ट्रिक्टली कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर जनरल वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन बनाने वाला इंसान आपको क्लियरली स्पेसिफाई करके देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। मतलब हम लोग सर प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालेंगे। जेई मेंस और एडवांस आजकल क्लियरली क्लियरली स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो प्रिंसिपल वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है आपको। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। सो नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं आपको डायरेक्टली आसान तरीका याद दिला देता हूँ। ऑफ कोर्स आपने थोड़ी बहुत थ्योरी तो पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो भी समझ में आ जाएगा। आप क्या करो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका क्वाड्रेंट पता करो। क्वाड्रेंट तो आप आंखों से देखकर बता सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, ये जो y है और x है इसका tan इनवर्स निकालो मॉडुलस के साथ। tan इनवर्स ऑफ y/x, तो आपको एक फंडामेंटल एंगल अल्फा पता चलेगा। क्या पता चलेगा, फंडामेंटल एंगल अल्फा। अगर उसका क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो जो फंडामेंटल एंगल अल्फा है वही आर्ग्यूमेंट है। अगर उसका क्वाड्रेंट सेकंड है तो पाई माइनस अल्फा इज द आर्ग्यूमेंट, मतलब पाई माइनस द फंडामेंटल एंगल। अभी थर्ड में क्या करना है आपको, ये पाई माइनस अल्फा का बस नेगेटिव लेना है, दैट इज अल्फा माइनस पाई। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नेगेटिव। तो मैं ऐसा लिख दूं, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, और फोर्थ में क्या करना है आपको, इसका नेगेटिव लेना है। ये तो बड़ा आसान है, मतलब इसका नेगेटिव फोर्थ का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और इसी का नेगेटिव लेंगे तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। याद रखना जब भी मैं आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं तो इसका मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना, तो मैं यहाँ पे क्लियरली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना सिखा रहा हूँ आपको। आप ऐसा मान सकते हैं कि जब तक कुछ ना कहा जाए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ही निकालेंगे। ठीक है, अच्छा
इधर आप ध्यान से देखिए, चार क्वेश्चंस लिखे मैंने आपके सामने। आप पहले क्वाड्रेंट बताइए मुझे, जैसे 1+3 आयोटा है, √3 आयोटा, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका क्वाड्रेंट क्या है फर्स्ट। अगर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पहले आप बना दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे आप, मैं बता देता हूँ आपको। ये √3 हाइट हो जाएगी, ये 1 लेंथ हो जाएगी, तो आप ये एंगल अल्फा निकाल दो, और यही एंगल तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यही एंगल आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ये सब फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एंगल निकालिए, tan 1 ऑफ y/x। y/x का मतलब क्या हो जाएगा, √3/1। ये कितना होता है tan 1 ऑफ √3/1, 60 डिग्रीज, दैट इज π/3 रेडियंस। ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑल्सो बी π/3 रेडियंस, तो ये π/3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा आप, है ना, सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे कैसे, tan 1 ऑफ y/x, तो √3/-1, ये कितना आ जाएगा। एक मिनट, मॉडुलस लेना होता है सर, तो ये फिर से 60 डिग्री आएगा, लेकिन ये जो 60 डिग्री आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताइए मुझे। -1, √3 ना, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या सिखाया था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, मतलब फंडामेंटल एंगल तो आपको निकालना ही है अल्फा, और आर्ग्यूमेंट निकालना है तो पाई माइनस करके निकालेंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा आपके पास, π - अल्फा, दैट इज π - π/3। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3। वो आप कर लोगे। इसके बाद अगला देखते हैं, टेल मी द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज थर्ड। थर्ड के बाद क्या करना है आपको, पहले आप अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकालोगे, tan 1 ऑफ -√3/-1 का होल मॉडुलस, दिस इज tan 1 √3, अगेन 60 डिग्री, दैट इज π/3। बट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं हम लोग, π - अल्फा ही निकालते हैं विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है। अच्छा, -2π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आप निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा आता है tan 1 ऑफ y/x, तो tan 1 ऑफ -√3/-1 मॉडुलस के साथ लेना है। फंडामेंटल एंगल यहाँ पे भी 60 डिग्री आ रहा है। और आपको अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, आर्ग्यूमेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी, जो अभी अभी अपने पास आंसर आया ना π/3, उसका नेगेटिव। सो π/3 का नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। चलिए, तो आर्ग्यूमेंट हमें निकालते आ गया है। अब मैंने यहाँ पे तरीका लिख दिया आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। आपको मैं हिंट देता हूँ, इसमें पहले डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करना, फिर इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा, फंडामेंटल एंगल। ठीक है, क्या बोला मैंने, फंडामेंटल एंगल निकालिए। और फंडामेंटल एंगल अगर आ जाता है तो उसके बाद बस क्वाड्रेंट देख के आपको करना है जो भी करना है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सेस। तो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी भी लिख के देता हूँ, प्रॉपर्टीज भी लिख के देता हूँ, और कॉन्जुगेट के बाद विल गो बैक टू मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। सो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज अबाउट द रियल एक्सेस और एक्स एक्सेस। ये रियल एक्सेस है, इसके अबाउट मिरर इमेज। ये जेड है, तो मिरर इमेज क्या आएगा, जेड बार। इसका वाई कोऑर्डिनेट बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे -y हो जाएगा, नथिंग एल्स विल चेंज। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा बन रहा है तो इसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट हमेशा 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 इसका नेगेटिव होगा। बेटा याद रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट का, मिरर इमेज का आर्ग्यूमेंट हमेशा -थीटा। अच्छा, और एक और चीज बता देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो ये इसका नेगेटिव है, -ऑफ जेड। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, आप सोच के बताइए, मैं बता देता हूँ। खैर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है आर्ग्यूमेंट आप पॉजिटिव मेजर करते हो, अगर 180 तक है तो 180 से आगे निकल जाए तो आप नेगेटिव मेजर करते हो। सो आप इसको नेगेटिव मेजर करोगे। ये जो नीला कलर का एंगल दिख रहा है ना, ये हमारा आंसर है। ये कोई भी बता देगा बेटा, है ना, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट थीटा हो जाएगा। तो ये वाला नीला वाला एंगल क्या है, 180 में से थीटा कम। 180 देखो में से थीटा कम, बस। और क्योंकि अपन उल्टा मेजर कर रहे हैं तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, π - थीटा का होल नेगेटिव। इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ थीटा। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, और ये वाला आप खुद से सोचो, मैं बता देता हूँ इसका नेगेटिव। ये मैंने आपको सिखाया ना, आर्ग्यूमेंट में नीचे ऊपर में डायरेक्ट नेगेटिव हो जाता है, और ओरिजिन से इधर इधर करेंगे तो π- मतलब इसका थीटा है, तो इसका π - थीटा विद नेगेटिव साइन। देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज है, आपको ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड बार, -z -z बार, ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये हमेशा एक रेक्टेंगल बनाएंगे। फिगर इतना सुंदर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर है। दे विल ऑलवेज फॉर्म ए रेक्टेंगल। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट का जेड बार का -थीटा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का आर्ग्यूमेंट π - थीटा का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चारों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज चारों का मैग्नीट्यूड मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस
डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस, चारों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम आने वाला है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट है जो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने आर्ग्यूमेंट सॉरी कॉन्जुगेट लिया, फिर कॉन्जुगेट ले लिया तो जेड आ जाएगा, मतलब जेड बार बार इज जेड। अरे आपने जेड बार किया, मिरर इमेज हो गई नीचे, फिर एक और बार किया तो फिर मिरर इमेज की मिरर इमेज वहीं पे पहुंच गए ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसका मतलब जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड। अब देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और वैल्यू और उसके कॉन्जुगेट का वैल्यू सेम आता है, मतलब उसका मिरर इमेज और वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, ऐसा तभी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस पर बैठा हुआ हो। मतलब अगर z इज इक्वल टू जेड बार हो जाए तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। और z इज इक्वल टू माइनस जेड बार हो जाए, मतलब मिरर इमेज ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक नेगेटिव मतलब ये रहा z, तो ये रहा माइनस ऑफ जेड बार। ठीक नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो y एक्सेस पर बैठा होगा। आपको बस इतना सोचना है, y एक्सेस मतलब इमेजिनरी एक्सेस, मतलब इट इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस लिखी मैंने, इफ गिवन इन ए क्वेश्चन, इफ गिवन इन ए क्वेश्चन दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, आपको बता ही रखा है क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, ठीक है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करना है। ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया प्योरली रियल तो बोल देना एक्स एक्सिस पर बैठा है मतलब उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर होगा, और प्योरली इमेजिनरी है मतलब वाई एक्सिस पर बैठा है मतलब उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के बराबर होगा। ये आपको रटना नहीं बेटा, आपको खुद से सोचना है, लेकिन हाँ ये वाला पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज ना। अच्छा, अगर आपको रियल पार्ट फाइंड करना है तो रियल पार्ट फाइंड करने का तरीका हमने क्या सीखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से जोड़ दो, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई को उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई से जोड़ दो, जोड़ने पर आपको 2x मिलेगा। ये रियल पार्ट का डबल है तो चुपके से 2 डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है। अच्छा, और इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहा उसका कॉन्जुगेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा वाई आंसर आएगा। हमें तो y चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आयोटा लिखा नहीं लेकिन मैं लिख देता हूँ। ठीक है। सो दिस इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट रियल, मतलब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो ये यूज करेंगे। बेटा एक तो होता है कि बता दिया गया है कि रियल है और रियल की कंडीशन लगानी है, तो ये है वो कंडीशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, और रियल पार्ट निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम कॉन्जुगेट लगाते हैं प्लस एडेड कॉम्प्लेक्स नंबर पे या सब्ट्रैक्टेड या मल्टीप्लाई या डिवाइडेड, तो प्लस साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, चाहे वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, हजार हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर जेड एन लिख के इन पे बार लगा देता हूँ तो बार को अपन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, Z1 बार प्लस Z2 बार, ऐसा करते करते प्लस ZN बार। ठीक है, ऐसे अपन ब्रेक कर सकते हैं। ओके। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माइनस में भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, और सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड है, डिवीजन में भी। मतलब आपके पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ऐसे करते करते बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनको ब्रेक किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं मैं कैसे याद रखता हूँ, यू कैन ऑलवेज ब्रेक द बार। आप बार को कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। एक और मैं बताता हूँ, बार को ब्रेक करने में कोई नियम नहीं है। बार को ब्रेक करने में कैसे भी, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडेड है बार ब्रेक हो जाता है, जो ऊपर बार है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बार ब्रेक हो जाता है, चार कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बार ब्रेक हो जाता है। मतलब देर आर नो रूल्स इन द बार। ठीक है, बात सही भी है, बार में कोई रूल नहीं होता है, तो देर आर नो रूल्स इन द बार, जैसे तोड़ना है तोड़ो। लेकिन मॉडुलस में ये रूल नहीं चलता है, मॉडुलस घर जैसा होता है। मैं अभी आपको मॉडुलस में भी बताऊंगा ये वाली बात। मॉडुलस मतलब ये Z1 Z2। ठीक है, मॉडुलस में ये रूल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, फिर मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा आता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर ये तो वही वाली बात हो गई ना, अगर पावर n की बार ले लिया तो आप बार पहले लेके पावर n को बाहर कर सकते, कॉमन सेंस है। z की पावर n मतलब z कितने बार खुद से मल्टीप्लाइड है, n बार, और उसके होल पावर होल बार लगा दो तो ये क्या मिल जाएगा आपको, z बार, z बार, z बार डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी आ जाएगा z बार। ठीक है, ऐसा मतलब आप वही चीज सोच रहे हो ना कि ये क्या हो गया, आप z बार n बार मतलब z बार की पावर n, z z ओ 5 स्टार प्रॉपर्टी, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई को, अगर एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये है क्या, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर ही तो है। याद रखना बेटा, मॉड जेड 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 बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको मॉड जेड दे रखा है या मॉड जेड का वैल्यू वन दे रखा है तो वो स्पेशल केस होता है। मॉड जेड का वैल्यू वन दिया मतलब वो यूनी मॉडुलर, उसका मॉडुलस वन है। तो उस केस में आप ये यूज करना कि जेड जेड बार इज इक्वल टू वन।
ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू खुद का कॉन्जुगेट, या फिर आपको वन ना देके के दिया हो तो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, आपको अगर मॉडुलस दे रखा हो तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आपको सोचना है, आपको थोड़ी ना कोई हिंट देगा कि मॉड जेड इज इक्वल टू 5, प्लीज टेक द हिंट ऑफ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अरे भाई आपको खुद ही सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस प्लस दिस इज प्योरली रियल। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लो। जैसे √3/2 प्लस आयोटा/2 की पावर 5 लिखी हुई है यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। और रुको भाई, √3/2 माइनस आयोटा/2 की पावर 5, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए आप जेड मान लो। अगर z प्योरली रियल है तो वो खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अरे देखो ना भाई, प्योरली रियल है तो वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब उसकी मिरर इमेज भी वही आएगी, मतलब कॉन्जुगेट भी वही आएगा। मतलब प्योरली रियल दे रखा है तो आपको बेटा ये यूज करना है। ठीक है, इसका बार चेक कर लो इसी के बराबर है या नहीं। ये देखो मैंने बार ले लिया, ये बार ले लिया। ठीक है, अच्छा बार तो ब्रेक हो सकता है कैसे भी, कैसे भी, कोई नियम नहीं बेटा, देयर आर नो रूल्स इन द बार। ये देखो ब्रेक कर दिया। और फर्दर ब्रेक करना है, यस, पावर के अंदर भी घुसा सकते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, और ब्रेक करना है, नहीं नहीं सर अभी तो क्या कर लेंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करके। कर दो ना यार, इसका साइन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 माइनस आयोटा/2 एंड वी विल हैव पावर 5। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, √3/2 प्लस आयोटा/2, और यहाँ पे भी आ जाएगी पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा जेड बार। अच्छा तो देखो ये वही तो बन गया, जेड बार इज एक्चुअली इक्वल टू जेड अगेन। ये वाला आइटम इधर आ गया और ये वाला आइटम उधर चला गया, तो जेड बार जेड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअली ये प्योरली रियल है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इफ जेड इज इक्वल टू जेड बार देन जेड इज प्योरली रियल। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। मैंने इसका सॉल्यूशन भी लगा दिया, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ। आप ये सॉल्यूशन भी देख लीजिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। नहीं आता है अगर तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एंड देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से और का इस्तेमाल किया है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप कर पाओगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आउट ऑफ जेई मेन सिलेबस एज ऑफ 2025। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो 2005, 2050 में या 2060 में, ठीक है, और सिलेबस बदल चुका है, दोबारा ये सिलेबस में आ चुका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो 2025 के हिसाब से सिलेबस के बाहर है, बट फिर भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, स्क्वायर रूट अज्यूम कर लो। स्क्वायर रूट अज्यूम कर लो और फिर कंपेयर कर लो। मैंने क्या लिखा, अज्यूम द आंसर एंड कंपेयर। जैसे कि 9 + 40 आयोटा इज इक्वल टू, मान लो ना A + B आयोटा। अब इसके बाद क्या करो, स्क्वायर करके डायरेक्ट LHS RHS अज्यूम कर लो। ठीक है, जैसे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A² प्लस B आयोटा का स्क्वायर, B आयोटा का स्क्वायर माइनस B² हो जाएगा, प्लस 2B आयोटा। कंपेयर कर लो, आयोटा का कोएफिशिएंट बेटा इधर कितना है 2B और इधर कितना है 40, तो 2B कितना आ जाएगा 40 के बराबर, और A² माइनस B² कितना आ जाएगा, रियल वाला, रियल पार्ट आ जाएगा 9 के बराबर। सो ये हो गया 9 के बराबर। ठीक है, अब आप खुद से चेक कर लो A और B का वैल्यू कितना आएगा। अरे कर लोगे ना, यहाँ से B का वैल्यू आ चुका है 20। ठीक है, यहाँ पे बस आपको डालना ही है, वो आप कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके आंसर्स आ जाएंगे और आपके दो आंसर्स आएंगे। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर का जब अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं, सेकंड रूट, तो हमेशा 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 दो आंसर मिलेंगे। ये रियल नंबर नहीं है ना यार, रियल नंबर में स्क्वायर रूट यूनिक होता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, इसके दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट के तीन आंसर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट तीन तीन आता है। nth रूट लेंगे तो n आंसर आएंगे, ये nth रूट ऑफ यूनिटी में दोबारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे बस एक चेंज कर लेना कि AB × आयोटा आएगा, तो 22 AB, AB का वैल्यू 20 आ रहा है और A² माइनस B² ऐसा आ रहा है। अरे कर लेना भाई, जान ले लो इंसान की। A और B का वैल्यू 5 और 4 दिख गया ना आपको, मुझे तो दिख गया भाई, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और इनका डिफरेंस ही तो 9 आता है, तो तुक्के से ही आंसर सही आ जा रहा है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है भाई। आप जितने कूल उतने अच्छी ऑब्जर्वेशन। आगे देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा ध्यान से है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनता है वो ऐसा बनता है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, और उसका आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ थीटा होगा, तो उसका x कंपोनेंट x ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, मतलब ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये वाली लेंथ मॉड z है ना, तो ये वाली लेंथ जो है इसको अपन मॉड जेड का कॉस कंपोनेंट भी कह सकते हैं, तो दिस इज मॉड जेड का कॉस कंपोनेंट।
और ये हो जाएगा मॉड जेड का साइन कॉम्पोनेंट। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग ये कर सकते हैं कि मॉड जेड, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था पहले, एक्स कॉम्पोनेंट प्लस आयोटा वाई कॉम्पोनेंट, इसको ऐसे पढ़ो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, एक्स कॉम्पोनेंट जो कि मॉड जेड प्लस कॉस थीटा भी है। सो मॉड जेड प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स वाई कॉम्पोनेंट क्या है, मॉड जेड साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू, मॉड z को कॉमन ले लेंगे और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, आज अपन ने बहुत अच्छी डिस्कवरी करी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, देखो देखो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज उसका मॉडुलस इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वेयर थीटा इज इट्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज मॉडुलस इनटू कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस साइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको ऐसा भी कहते हैं, मॉड जेड इंटू सिस थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा भी कहते हैं, या फिर सिस आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगले पेज में इसको समराइज कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका है, मॉड जेड प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे बेटा सुनो सुनो, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये प्रिंसिपल भी हो सकता है या जनरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये प्रिंसिपल रहा, प्रिंसिपल समझते हो ना आप, -180 से 180, माइनस पाई से पाई। और जनरल भी हो सकता है, मतलब घुमा घुमा के हो सकता है कि बहुत लंबा दे रखा हो। आप अगर जनरल वैल्यू देखते हो तो वो गलत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपको 180 से बड़ा एंगल भी दे दिया जाए, तो उसको प्रिंसिपल में ले आना बस। ठीक है, प्रिंसिपल में क्यों लाना होता है, इट्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आसान हो जाता है। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख भी रहा हूं। ये लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बाहर एक नंबर है 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, सिस थीटा, देखो ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बाहर वाला जो नंबर है 2, वो जरूर उसका मॉडुलस है। तो मॉडुलस के आ जाएंगे अपने पास 2, और ये सिस आर्ग्यूमेंट लिखा है यहाँ पे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 कैसे दिख रहा है हमको, हम आंख के अंधे नहीं है। ठीक है, अच्छा, अच्छा सर दिख रहा है तो यहाँ भी दिख जाएगा, देखो यहाँ पे मॉडुलस कितना हो जाएगा, बाहर वाला जो भी नंबर चिपका हुआ है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, देखिए प्लीज यहाँ पे क्या लिखा है, 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3। एक मिनट, क्या ये 2 पाई बाई 3 180 से एक्सीड तो नहीं कर रहा है, नहीं। अगर कर जाता तो हम उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते, कैसे कन्वर्ट करते सिखाता हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन वही है। देखिए यहाँ पे बताइए मुझे, मॉड जेड कितना आ जाएगा आपके पास, बाहर वाला नंबर 7, और क्या ये सिस थीटा का फॉर्मेट है, हाँ सिस थीटा का फॉर्मेट क्या होता है, कॉस थीटा प्लस, प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस होगा तो क्या करना है, अगले पेज में देखेंगे। तो यहाँ पे 4 पाई बाई 3 लिखा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आ रहा है। इट इज करेक्ट, ये आर्ग्यूमेंट है बेटा, ऐसे कोई गलत नहीं है ये। लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि सर ये 180 से एक्सीड कर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और कष्ट देना चाहूँ तो ये 240 डिग्री होता है ना। क्योंकि हमारा नॉलेज बहुत सुप्रीम है, तो हमें ये सब चीज़ों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। 240 डिग्री हम फिगर आउट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिगर तो आप भी कर लोगे। 240 डिग्री कैसे बनता है, देखो 180 तक गए, फिर हमको रियलाइज हो कि अरे बाप रे एक्सीड हो गया। तो 240 डिग्री मतलब 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 डिग्री, ये 240 डिग्री बनता है। ठीक है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट क्योंकि, क्योंकि 180 से एक्सीड कर गया है, तो इसको सीधा मेजर करना है क्या, नहीं, इसको उल्टा मेजर करना है। तो उल्टा मेजर कर लीजिए ना। उल्टा कैसे मेजर करेंगे, 180 - 60, इट इज 120 डिग्री। तो उल्टा मेजर करेंगे तो 120 डिग्री आएगा, मतलब ये 240 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 120 डिग्री, बट ये उल्टा 120 है ना बेटा, तो ये -120 डिग्री आ जाएगा। बस दिस इज इट। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि आर्ग्यूमेंट एक्सीड कर जाए तो कॉमन सेंस यूज करो, है ना। अच्छा, कॉमन सेंस ही क्यों यूज करना है, क्योंकि वो सबसे आसान काम है, रटने से कोई फायदा थोड़ी होगा आपका। और आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिए 1000 डिग्री, मैं आपको बताता हूँ 1000 डिग्री को मैं कैसे ब्रेक करता हूँ। ये हो गया बेटा एक 360, हो गया। फिर एक और 360 कर देंगे तो 720 हो जाएगा, और एक और 360 कर देंगे तो कितना, 1080 हो जाएगा क्या। हाँ, तो आप ऐसा मुझे बता सकते हैं क्या, अरे बहुत छोटी कैलकुलेशन है भाई, 360 × 3 कर लो ना पॉज करके, तो ये 1080 डिग्री भी आप यहीं पे पहुंचोगे बेटा, यही, ये वाली लाइन 0 डिग्री है, एक चक्कर के बाद यही वाली लाइन 360 डिग्री है, एक चक्कर के बाद ये 720 है, और एक चक्कर के बाद ये क्या है, 1080। तो ये 1080 डिग्रीज है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1000। तो 1080 1000 के 1080 के पहले आएगा या बाद में आएगा, पहले ही आएगा। कितना पहले, 80 डिग्री पहले, तो एक 1080 से 80 डिग्री पहले चले जाओ।
ठीक है, ये -80 डिग्री पहले कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 डिग्रीज। ओके, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब क्या करें बताइए मुझे, अगर आपको 1000 डिग्रीज मिल गया है तो मुझे बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा था इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा। जनरल आर्ग्यूमेंट है भाई ये 1000 डिग्री। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेंट, देखो थर्ड क्वाड्रेंट है तो उल्टा मेजर करेंगे। उल्टा मेजर किया ना मैंने, दिख रहा है आपको कितना मेजर हो रहा है, -80 डिग्री। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे कि इसका मॉडुलस तो आ जाएगा mod 3, और आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1000 डिग्रीज। नो डाउट 1000 डिग्रीज भी करेक्ट है, लेकिन प्रिंसिपल लाना है तो -80 डिग्री। ठीक है, प्रिंसिपल। ओके, अब ये दोनों आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बड़े आसान है। अरे यार माइनस वाला भी बता ही देता हूँ। अगर सिस थीटा में माइनस आ जाए बीच में तो आप क्या करो, माइनस साइन को पकड़ा दो अंदर। ठीक है, कॉस को भी पकड़ा दो, क्योंकि कॉस तो माइनस को चबा जाएगा। देखो 5 इंटू, क्या हम cos π/3 को cos ऑफ -π/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा साइन -π/3। ओके, अब बताओ मुझे क्या ये अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया? हाँ, अब प्लस आ गया, इसका मतलब यहां पर जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है वो हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि सिस थीटा में प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना। हाँ, क्या ये, एक मिनट रुको, क्या ये -60 डिग्री है? हाँ, -60 डिग्री मेरे ख्याल से प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। अरे -180 से कम होना चाहिए और +180 से कम होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगता है। ठीक है, तो -60 डिग्री यहाँ पे कहीं होगा इधर, विच इज फाइन आई गेस, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज -5/3। ठीक है, अच्छा ये वाला आप खुद से कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि आयोटा कॉस, अच्छा एक मिनट, ये सिस थीटा नहीं है। यहाँ पे आयोटा कॉस के पास नहीं है, साइन के पास है। तो मैं क्या करूंगा ऐसी सिचुएशन में, हाँ ये वाला आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ऐसी सिचुएशन में एक हिंट देता हूं मैं आपको कि cos π/3 को जबरदस्ती साइन में, आयोटा वाला पार्ट साइन के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जबरदस्ती साइन में कैसे लिखेंगे? अरे 10वीं क्लास, साइन 60 क्या होता है, या साइन π/3 क्या होता है, सॉरी, cos π/3 क्या होता है? cos π/3 साइन 90 -π/3, यही होता है ना। ठीक है, और यहां पे लिख दो cos π/3 इट इज 90 -π/3। ऐसा करने से आपका क्या फायदा हुआ कि अब ये किस थीटा में कन्वर्ट हो गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। और बाहर का जो नंबर है वो मॉडुलस हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। फिर आप ये भी देख लेना कि वो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है या नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट आ रहा है π/2 -π/3 पूरा। और यही होता है ना, कॉस आर्ग्यूमेंट माइनस प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट आ रहा है मेरे पास 90 -60 विच इज 30 डिग्री, π/6। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रिंसिपल है सर, ये तो ऑटो वाले भी जानते हैं। -1 + √3 का आर्ग्यूमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, करो इसको कन्वर्ट। ये दोनों को ट्राई करो, कन्वर्ट करो। कोई डाउट आता है कमेंट करो, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे। ये दोनों ट्राई करो, ये दोनों ट्राई करो, पक्का करना, पक्का है तो पॉज करके कर लो, सच बता रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। पोलर लिखा है या फिर ऑयलर लिखा है? ऑयलर है, ऑयलर। तो ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास x प्लस आयोटा वाई है, तो पोलर फॉर्म में हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी अभी जस्ट सीखा, कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो देखो, उसका मॉडुलस इनटू सिस आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। तो कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ ऐसा लिख सकते। लेकिन एक मैथमेटिशियन आए ऑयलर भैया, उन्होंने कहा कि आज के बाद आप सिस थीटा, सिस थीटा, केवल सिस थीटा की बात हो रही है, को ई पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? प्रूफ यार, अभी प्रूफ मैं आपको बता चुका हूँ, थेरी सेशन में आप देख सकते हो आराम से। लेकिन आप प्रूफ मत, अभी आप ध्यान से समझो, सिस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई पावर आयोटा थीटा। तो पोलर फॉर्म के बाद अगर आपको ऑयलर फॉर्म लिखना है, तो ऑयलर भैया ने कहा था कि ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नथिंग बट ई पावर आयोटा थीटा। इसका प्रूफ बहुत ही प्यारा था, बट हमें अभी प्रूफ की चिंता नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी आर रिवाइजिंग। ठीक है, तो जो ऑयलर भैया ने कहा उसको मैं आसान शब्दों में कह देता हूं कि दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो इधर, कैन बी रिटन एज उसका मॉडुलस इंटू ई पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट, ई पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्रेफरेबली, अरे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, प्रेफरेबली प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल में ले आना ना, क्या कॉमन सेंस ही तो होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल होना चाहिए वैसे तो, और नहीं है तो ले आना। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड इंटू ई पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा
अगर हम ऐसा कर सकते हैं और आपको प्रूफ नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स प्रूफ कभी क्या करोगे रिवीजन में, ठीक है, देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप या कमेंट करके पूछ लेना अगर आपको वाकई बहुत उत्सुकता है देखने की तो। खैर, एक्सप्रेस जेड इज इक्वल टू 1 + √3 आयोटा इन ऑयलर फॉर्म। अच्छा, ऑयलर भैया ने क्या कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिख सकते हो, उसका मॉडुलस इनटू ई पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हो आंख बंद करके? सर मैं उल्टे हाथ से मॉडुलस निकाल सकता हूँ, सच में निकाल के बताऊं? देखिए, क्या आ जाएगा इसका मॉडुलस, 1² + √3² मतलब 1 + 4। तो मॉडुलस आ जाएगा 1 + 3 दैट इज 4, 4 का अंडर रूट। अरे देख लो, ऐसे आता है ना मॉडुलस। ठीक है, कितना आ गया 2। हाँ, अरे उल्टे हाथ से नहीं लिख रहा हूँ भाई, तुम लोग सच में चेक कर रहे हो, समझो अब भावनाओं को। और आर्ग्यूमेंट कितना आएगा इसका वो भी चेक कर लो। आर्ग्यूमेंट, पहली बात तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 1, √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बनेगा 1, √3, और इसका tan इनवर्स निकाल लो, ये वाला एंगल अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, tan 1 √3/1 कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ई पावर आयोटा π/3। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, पक्का? अच्छा चलिए ये भी देखते हैं। 1 - इसका भी आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर। पावर 4 दे दिया है, पावर 4 को गोली मारो। पावर 4 को गोली मारो, केवल 1 - √3 आयोटा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऑयलर फॉर्म में लिखो और फिर चुपके से पावर लगा देना। ऑयलर फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंट ही तो है। तो 1 मिनट रुकिएगा, है ना, मैं एक बात बताऊं आपको। इसका मॉडुलस जो आएगा वो इंटू ई की पावर में आयोटा, इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो, हाँ जी, इसका मॉडुलस क्या आने वाला है बताइए मुझे, 2। और ई पावर में आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा वो देख लो आप। ओके, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा वो देख लेते हैं अपन। तो पहली बात तो क्वाड्रेंट कौन सा है, 1, - √3, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। तो ये 1, - √3 यहाँ पे कहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब सर आप अल्फा निकाल लो ना बस, बाकी तो सब अपने को पता ही है। तो अल्फा कैसे आएगा इसका बताइए, ये √3 है और ये 1 है, तो tan 1 √3/1, तो अल्फा आ जाएगा tan 1 √3/1, -√3/1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, माइनस अल्फा। अरे बताया था ना यार, अभी अभी सिखाया था। तो आर्ग्यूमेंट इसका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी माइनस ऑफ जो भी आ रहा है अल्फा वो। तो ई पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट, ये लिख दिया मैंने आर्ग्यूमेंट। ओके, 60 डिग्री मतलब क्या होता है, π/3 होता है ना। रुको 1 मिनट यार, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, समझ जाया करो आप लोग। दैट इज इट। लेकिन सर हमें इसका नहीं चाहिए, हमें इसकी पावर 4 का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर 4 मतलब इसकी पावर 4, मतलब इसकी पावर 4। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे इंटू ई की पावर में आयोटा -π/3, आयोटा -π/3 इंटू 4 कर दूं मैं तो -4π/3, ऐसा आ जाएगा बस। अब इस -4π/3 को अपन क्या करेंगे, रिड्यूस डाउन कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ, बट मत करो अभी फिलहाल के लिए। इतना लिखना आ गया ना, बाकी -4π/3 को आप प्रिंसिपल में ला सकते हो, ये वाला आप ट्राई करो। और अगर ये ट्राई कर सकते हो तो ये वाला आप ट्राई करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है पिछले पेज का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे प्लेस करो, ई की पावर में क्या आएगा, ई की पावर में आयोटा थीटा 1, ई की पावर में आयोटा थीटा 2। अरे ऑयलर फॉर्म यही तो कहता है, तीनों का मॉड 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 वगैरह वगैरह। तो ई की नेट पावर कितनी आ जाएगी वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा 1 + थीटा 2 - थीटा 3। ठीक है, वैसे करके आपको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और तीनों का मॉडुलस अपना अपना रहेगा, वो आप चेक कर लेना यार। ठीक है, ट्राई इट आउट, वेरी इजी। डाउट आता है मेरे से पूछना। लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान होता है। कभी भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिदम कब लेना पड़ता है पहले मैं वो सिखा देता हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखे, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो टेक लॉगरिदम, टेक लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड्स हमेशा। तो देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ भी पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, टेक लॉगरिथम कर लोगे ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखा है 1 - आयोटा की पावर -आयोटा, टेक ln ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ में ln या फिर लॉन, लॉग बेस ई ले लेता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो LHS में ln ऑफ z है, और RHS में क्या है देखते हैं। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट की पावर पीछे आ जाती है, लॉग के सारे रूल्स ऐसे ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - आयोटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना है, जो ln ऑफ 1 - आयोटा है इसमें, इसमें 1 - आयोटा को ऑयलर फॉर्म में लिखो। मैं इधर चुपके से लिख रहा हूं, देखना आप, है ना, मजा आ जाएगा सच में। 1 - आयोटा
को ऑयलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका मॉड कितना है आपको दिख रहा है, 1+1 का रूट 2 और ई पावर में आयोटा। आर्ग्यूमेंट कितना आएगा इसका बेटा, मन में कर सकते हैं आप आर्ग्यूमेंट। अरे सर 1, -1 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 1 1 देख के 45 की फीलिंग आ गई ना आपको, हाँ बस, और 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में -45, तो ई की पावर में -π/4, ये ऐसा आ जाएगा। ऑयलर फॉर्म में लिखने का फायदा आपको दिखाई दिया, √2 इंटू ई की पावर में आयोटा -π/4, आयोटा -π/4। ये पूरा का पूरा आइटम लॉग के अंदर है, ठीक है। सो ये दिस इज ln ऑफ जेड, दिस इज ln ऑफ जेड। ओके, सो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ln ऑफ √2 प्लस ln ऑफ ई पावर में आयोटा -π/4, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू ln ऑफ √2, ln √2 तो क्या हो जाएगा, हाफ ln2। इसको ऐसे ही रहने दो, और ये ई की पावर में जो भी आइटम है वो पीछे आ जाएगा, तो आयोटा π/4 का नेगेटिव पीछे आ जाएगा और ln e बचेगा आपके पास, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ये ln z का वैल्यू है, इसके बाद का पार्ट आप खुद से ट्राई करना, मैं तो सॉल्यूशन लगा चुका हूं सच में, आपको कुछ नहीं करना है। ये ln z का वैल्यू आया है ये, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, z की पावर में RHS देना। ये रिवीजन वीडियो भाई, मैं आपको हिंट दूंगा, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन ये अगले पेज में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में, फ्री पीडीएफ दे रहा हूँ मैं भाई, ऐसा मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली। अरे वाह, मैंने सॉल्यूशन लगा रखा है भाई, सर आप तो बहुत ही गजब इंसान हो। देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, ये ln z = हमारे पास भी आ चुका है, इसके बाद आपको लॉग हटाना है, तो ई की पावर में RHS आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो आप देख लेना, समझ जाएगी। डाउट आता है तो टाइम स्टैम्प के साथ डाउट पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट आपको मैं बता देता हूँ, आर्ग्यूमेंट तो आपको बता ही चुका हूँ यार मैं, है ना। तो आपको आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट समझते हैं ना आप लोग, अरे एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, एकदम लॉग की तरह। क्या आपको याद है, लॉग में भी अपन ने पढ़ा था, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक 2n पाई भी ऐड करना पड़ता है, वेर n इज एन इंटीजर। क्या आपको याद है ऐसा क्यों करते थे, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, n इंटीजर ये लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए करते थे, सुनो प्लीज, क्योंकि पहले वाले का आर्ग्यूमेंट और दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट अगर मिलके बहुत बड़ा सा विशाल का ही नंबर बन जाता है, बहुत बड़ा नंबर, तो आर्ग्यूमेंट जो है 180 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो उसको औकात में लाना पड़ेगा। औकात में लाने के लिए यहाँ पे अपन 2n पाई को ऐड करेंगे, यहाँ पे n नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको नीचे लाना है तो n को नेगेटिव करना पड़ेगा, बेसिकली सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सुटेबल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या लिखा है, सुटेबल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। उसको क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चिंता मत करो, अगर आप पूरी तरह से भूल चुके हैं सब कुछ बता दूंगा मैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती थी, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, वैसी ही आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। बस ये है कि दोनों आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस अगर औकात से बाहर निकल जाए, -π से पाई की रेंज से बाहर निकल जाए, तो आपको उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करना है तो n पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करना है तो n नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, अरे वाह सर, ये भी लॉग जैसा है, लॉग ऑफ एक्स की पावर n में क्या लिखते थे अपन, n पीछे लाके n इंटू लॉग एक्स, वही लिखा है। यहाँ पे भी वैसे ही है, आर्ग्यूमेंट में n पीछे आ जाएगा तो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसमें भी आपको 2n पाई करना पड़ेगा इसको रेंज में लाने के लिए, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर हियर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आर्ग्यूमेंट कुछ एग्जांपल्स बता दूं क्या, बता देता हूँ भाई, देखो देखो, अगर कोई बहुत गरीब जनता है यहाँ पे, तो बेटा आपको सब आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री दिया है, याद रखोगे पक्का। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 4 कर देने पे आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 4 अगर हमने कर दिया तो 4 पीछे आ जाएगा, और आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो पहले से दिया हुआ है, तो रखो ना भाई। कितना दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, 60 डिग्री। ओके, सो दिस बिकम्स 4π/3, मतलब 4 × 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये बताइए मुझे, 240 डिग्री। अरे सर, ये तो एक्सीड कर गया। आर्ग्यूमेंट हमेशा प्रिंसिपल होना चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल से बाहर जाता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो ना। आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको पकड़ के वापस लाओ। देखो ये 180 है, और 180 से 60 आगे जाएंगे तो 240 आएगा, अभी अभी किया था मैंने। तो ये वाला जो एंगल है वो 240 डिग्री प्लस में है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो उल्टा करना पड़ेगा आपको, तो उल्टा आप मेजर कर लीजिए इसे। उल्टा मेजर करोगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, ओ लेकिन -120, सो दिस इज -120 डिग्रीज,
है ना, ये रेंज में है बेटा, दिस इज इन द रेंज, ये आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है, ये नहीं देंगे ऑप्शंस में। ठीक है, या फिर कैलकुलेशन करनी है तो इसके बेसिस पे करना है आपको, ध्यान रहेगा इतना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करो, Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट। यार आपको तो प्रॉपर्टीज पता ही है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, +2n पाई सुटेबल मल्टीपल। तो बताइए मुझे, Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना है, 90। Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना है, 3 पाई बाय 4। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2n पाई। तो 90 + 135, 90 + 135 कितना हो जाएगा, मुझे बताओ यार, एक मिनट रुको। ये 2 इधर करा, 2 इधर करा, तो 5 पाई बाय 4। ठीक है। अच्छा, कितना हो जाएगा ये 5 पाई बाय 4, आप करके देखिए। आई थिंक 225 डिग्री हो जाएगा, 225 डिग्री। क्या 225 डिग्री एक्सीड कर गया है, सुनो मेरी बात, मैं आपको एक्सपर्ट बनाना चाह रहा हूँ, 225 डिग्री एक्सीड कर गया है, हाँ एक्सीड कर गया, तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे क्या? नहीं सर, ऐड करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा ना, और बढ़ जाएगा। हमने क्या सीखा है कि 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये तो कर चुका है। तो इसमें कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 डिग्री या उसका मल्टीपल। मल्टीपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने से ये औकात में आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता दो, अगर आप 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा। मैं बता दूं आपको, -135 डिग्री, मेरे को याद है, कैलकुलेशन सारे, एंगल सारे आपको भी याद होंगे। नहीं है तो आराम से इत्मीनान से करो। अब ये औकात के अंदर है ऐसे, इसीलिए अपन 2n पाई ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो खुद से, नहीं बनता है तो अगेन कमेंट, कमेंट एवरीथिंग, सब बता दूंगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ओ माय गॉड, दिस इज आउट ऑफ मेंस सिलेबस 2025 के हिसाब से, एज पर 2025। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो, है ना, जब मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूँ शायद यूट्यूब में, तो 2025 के बाद अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है कि सिलेबस में वापस आ जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा, मैं तो सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर अगर ऐसा कुछ लिखा है आपके पास कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्टेंट, अरे वेक्टर से ही तो है भाई, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो देर इज अ रूल दैट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम, एंड ऑलवेज मोर देन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम से हमेशा छोटा या बराबर होता है, और डिफरेंस से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का रिजल्टेंट। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना हो, सॉरी सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस, ये क्या है, Z1 और Z2 का रिजल्टेंट, और ये क्या है, Z1 और -Z2 का रिजल्टेंट। तो वो भी इंडिविजुअल सम से छोटा और इंडिविजुअल डिफरेंस से ज्यादा होता है। यहाँ मॉड लगता है, आपको पता है वो चीज, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, इसको अपन ने कैसे देखा होगा क्लास लेक्चर्स के दौरान, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि रिवाइज कर रहे तो जल्दी से कर देते हैं। ये बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये है Z1 + Z2 वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ। कुछ भी नहीं आता है आपको, एकदम गधे हो तो देख लो। Z1 को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, Z2 को भी वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल में होता है, तो डायगोनल में रिजल्टेंट बना दिया मैंने। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला वेक्टर जो होगा वो Z2 के पैरेलल है और बराबर है, तो ये भी Z2 वेक्टर होगा, तो है ना। देखो ये क्या लिखा है, Z1 और Z2, और ये Z1 + Z2, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, दिखा आपको, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है साइड। अरे बेटा मैग्नीट्यूड होता है ना साइड, और ये वाली साइड हो जाएगी Z2 का मैग्नीट्यूड, और ये वाली साइड हो जाएगी Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड। इन तीनों मैग्नीट्यूड्स में आप ऐसा देख सकते हो कि ट्रायंगल की तीन साइड है। तो ट्रायंगल की तीन साइड में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सम ऑफ टू साइड्स, देखो देखो देखो, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, एंड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। वही बात लिखी हुई है। ठीक है, यूज कब करना होता है आपको इसमें, यूज तब करना होता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस दिया हो और अंदर के कुछ एडेड टर्म्स हो। तो आपको कब यूज करना है, व्हेन टू यूज, वो भी मैं बता देता हूं। आपको यूज तब करना है जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या डिफरेंस दे रखा हो और मैग्नीट्यूड लगा रखा है। आपको खुद ही हिंट मिल जाएगा, या फिर दो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड एडेड या सब्ट्रैक्टेड गिवन हो इस फॉर्म में, Z1 Z2 Z3, आपको खुद ही हिंट मिलेगा। उस केस में आपको इनइक्वालिटी यूज करना है, और इनइक्वालिटी इज गिवन। इन तीनों फॉर्म में आपको इनइक्वालिटी के बारे में सोचना है। ठीक है, बहुत ही आसान से बेबी क्वेश्चंस कराता हूँ, इसी को वर्ड्स में मैंने लिखा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इट इज लेस देन इंडिविजुअल सम मैग्नीट्यूड का, एंड इट इज ऑलवेज मोर देन इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा हाँ, मैंने आपको दूसरा वाला नहीं बताया, ट्रायंगल लॉ से आप फिगर आउट करोगे, पक्का।
अगर आप देखो, अगर आप बहुत गरीब हो, फिजिक्स भी नहीं आती है, तो ये देखो, ये वाला जो डायगोनल होता है ये Z1 और माइनस Z2 का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो हिंट दे रहा हूँ, ये लाल वाला डायगोनल क्या है, सुनो। Z1 - Z2, Z1 - Z2, है ना। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, Z1 - Z2 का मॉड। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने का प्रयास करो। कर सकते हो ना इतना तो ट्राई, और नहीं करना तो याद कर लो भाई, अगर इतने ही गरीब हो तो इतना तो याद रखो कम से कम। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यू वांट टू ट्राई। आप पॉज करके इसको ट्राई करो, सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुझे जस्ट याद आया कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज रह गई थी, अपन 2 मिनट में देख लेते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन तो कर ही लेना। हम लोग मॉडुलस जानते हैं ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो z का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या उसके कॉन्जुगेट का, अब ये भी सीखा कॉन्जुगेट। ठीक है, या माइनस जेड का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर माइनस जेड के कॉन्जुगेट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, चारों की चारों सेम होता है। सो Z - Z बार का मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फिर अगली प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है कि Z Z बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 स्टार प्रॉपर्टी के नाम से बताया था। ठीक है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, अच्छा ये, इसमें आपको याद रखना है कि अगर स्पेशल केस होता है, अगर मॉड Z1 दे दिया जाए तो Z Z बार 1 हो जाता है, या फिर Z खुद के ही कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/Z बार की जगह पे आप Z डाल सकते हो, एंड वाइसी वर्सा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, मॉडुलस को केवल मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक किया जा सकता है, मतलब मॉड Z1 Z2 कैन बी रिटन एज मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है, और डिवीजन में भी ब्रेक, जो रूल मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है वो डिवीजन में भी वैलिड है, तो इसको डिवीजन में भी ब्रेक किया जा सकता है, दैट इज मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ठीक है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन में अगर थोड़े से ज्यादा टर्म्स आ जाए, दैट इज Z1 × Z2 × Z3 से लेकर Zn, तो उस केस में आपको क्या मिलने वाला है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 से लेकर मॉड ऑफ Zn तक का प्रोडक्ट। मतलब आप इसको इनफाइनाइटली ब्रेक कर सकते हो, बहुत सारे टर्म्स है तो, लेकिन ये प्लस और माइनस में वैलिड नहीं होता है ब्रेक। आपको अभी मैंने बताया था ना कि कॉन्जुगेट को आप ब्रेक कर सकते हो, यू कैन ब्रेक द बार। बार को कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, देर आर नो रूल्स इन द बार। लेकिन मॉडुलस घर जैसा है, घर पे नियम होते हैं, और यहाँ पे नियम क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ही ब्रेक हो पाएगा, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने कि मिसकॉन्सेप्शन क्या है, कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यू कैन नॉट ब्रेक। ठीक है, तो Z1 + Z2 का मॉडुलस, बेटा बार नहीं ना, ना कौन, बार तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मॉड को ब्रेक ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, या नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब देर आर नो रूल्स इन द बार, लेकिन मॉडुलस घर जैसा होता है, देखो ना, घर जैसा नहीं दिखता आपको, मुझे तो दिखता है यार। तो अगर ये घर जैसा है तो घर पे नियम होते हैं, तो हम उसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ब्रेक कर सकते हैं। तो आई विल गो बैक टू दैट पेज जो मैंने अभी आपको दिया था क्वेश्चन वाला, फिर अपन आगे बढ़े। तो ये वाला जो क्वेश्चन, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये क्या लिखा है, देखो बेटा, मॉड मॉड ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सोचो, और सुनो इधर सामने देखो, देखो देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, दिस सीम्स लाइक रिजल्टेंट ऑफ Z1 एंड -Z2। देखो ना, Z1 और -2Z2, पार्डन मी, -2Z2 का रिजल्टेंट समझ में आ रहा है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्टेंट हम देख पा रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से छोटा होता है और डिफरेंस से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब ये बताओ मुझे कि मॉड, ये निकालना है अपने को, बीच वाली चीज, मॉड Z1, इसका रिजल्टेंट कितना, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस कितना आ रहा है, 5। ठीक है, कैसे आ रहा है, 3² + 4² दैट इज 25 का अंडर रूट, और इसका मैग्नीट्यूड 7 दिया है। ओ, क्या आप यहाँ पे माइनस को, मॉडुलस में माइनस तो गायब हो जाएगा। ठीक है, बेटे समझो, आप मॉडुलस में माइनस जैसे अपन अलजेब्रा में करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में भी गायब हो जाता है। दे आर प्रीटी मच सेम, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, खैर ठीक है, अभी आप गायब कर दो, है ना। और यहाँ पे 2 mod Z2 बचेगा बस। और कितना बचेगा, 5 + 2 × 7, कितना आ रहा है, 14 + 9 5 19। तो ये 19 से छोटा होगा, और यहाँ पे भी लिखिए प्लीज, कितना आ रहा है, 5 - 14। और इसका भी होल मॉड लेना होता है, बिकॉज डिफरेंस गलती से नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो ये कितना आ रहा है, -9। -9 मतलब 9, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, हाँ 9। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, दैट इज मॉड ऑफ Z1 -2 × Z2। ठीक है, ये 9 से 19 के बीच में
9 से 19 के बीच में रहेगा। आपको क्या मैक्स और मिन वैल्यू तो पूछना था, तो मैक्स मिन वैल्यू आ गई ना सामने, 19 मैक्सिमम और 9 मिनिमम। ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करो, नहीं बनता तो पूछना मेरे से, मैं तो खैर यहाँ पे सॉल्यूशन भी लगा दूंगा, बट दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट z-3 वेक्टर एंड z+1 वेक्टर, वेक्टर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आर यूज्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, दो वेक्टर का डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, या फिर अब इधर प्लस और माइनस कर दो। बट ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देखना, मॉडुलस का डिफरेंस डिस्कस हो रहा है। मॉडुलस का डिफरेंस मतलब ये देखो ना, यहीं पे तो आता था मॉडुलस का डिफरेंस, यहाँ पे और यहाँ पे आता था। अब आप फिगर आउट करो कि क्या एग्जैक्टली करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे है ही। ठीक है, अगला, डी मॉइवर्स थ्योरम। डी मॉइवर्स भैया ने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं जैसे x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, उसी तरीके से उसको हम मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू सिस आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, दैट इज कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन सेम आर्ग्यूमेंट। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब, हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से, डी मॉइवर भाई साहब ने क्या कहा कि जो सिस थीटा है ना, अगर इसकी पावर में आपने इंटीजर चढ़ा दिया, इंटीजर, तो ये इंटीजर को आप थीटा में मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, सही सुना आपने, मतलब ये कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा बन जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रूफ करना भी बड़ा आसान है। आप सोचो ना, आपको अभी अभी सिखाया गया था कि जो सिस थीटा है दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको ऑयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते, ई पावर आयोटा थीटा। अब अगर आपने इसकी पावर में नालायक चढ़ा दिया, तो आपने इसकी पावर में नालायक चढ़ा दिया। अब आप इसको दोबारा से ब्रेक करोगे तो ये ई पावर में आयोटा एन थीटा बना हुआ है, और ई पावर में आयोटा एन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, देख रहे हो ना, वही तो हुआ फिर कि थीटा के पास एन आके मल्टीप्लाई हो गया। मतलब सर एक सिस थीटा आता है तो उसमें पावर है अगर, तो पावर को अंदर घुसा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर एक सिस थीटा वन लिखा है यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, यहाँ पे सिस थीटा टू लिखा है, और ऐसा करते करते सिस थीटा थ्री तक का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये एक बड़े सिस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आर्ग्यूमेंट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री के फॉर्म में आ जाता है। कैसे देखेंगे, सिस थीटा वन को आप ऑयलर फॉर्म में लिखो, ई पावर आयोटा थीटा वन, दूसरे वाले को लिखो ई पावर आयोटा थीटा टू, तीसरे वाले को लिखो ई पावर आयोटा थीटा थ्री, और ऐसा करते 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 लास्ट वाला सब मल्टीप्लाई हो रहे, तो लास्ट वाला ई पावर आयोटा थीटा एन हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, ई पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री से लेकर थीटा एन, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या, ये वाले को आप थोड़ी देर के लिए मसाला कह दो, तो ई पावर आयोटा मसाला क्या होता है, सिस मसाला, दैट इज कॉस मसाला प्लस आयोटा टाइम्स साइन सेम मसाला। मसाला वही आएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू से लेकर थीटा एन तक का सम। सो थीटा वन थीटा टू से लेकर थीटा एन तक का सम। ओके, इस तरीके से, दैट्स इट। अब डी मॉइवर भाई साहब ने एक और केस बताया कि अगर पावर में इंटीजर चढ़ा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पावर में फ्रैक्शन नंबर चढ़ा रहे हो, दैट इज पी बाई क्यू, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ऑफ कोर्स क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बट मैं लिख देता हूं हमेशा हर एक चीज को, पी और क्यू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट जीरो। तो डी मॉइवर भाई साहब ने क्या कहा वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसा लिख दो, पी की पी इंटू वन बाई क्यू, और फिर इसको आप ऐसे ब्रेक कर दो, पी की पावर में वन बाई क्यू। फिर यहां पे तो आप डी मॉइवर लगा सकते हो, क्योंकि ये तो इंटीजर है, तो ये तो अंदर आ जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस पी थीटा प्लस आयोटा साइन पी थीटा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है ना, हो सकता है आपको अभी टफ लगेगा। ऐसा कर दिया अपन ने। अब इसके बाद वन बाई क्यू पावर चढ़ाएं, सुनो, ये वन बाई क्यू पावर डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कायदे से हमें करना चाहिए, बट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या कर रहे हैं अपन। वन बाय क्यू पावर का मतलब पता है क्या होता है, कि आप क्यूएथ रूट निकाल रहे हो। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने आंसर आएंगे, हमेशा दो, हमेशा। इट इज नॉट लाइक रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा दो दो आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट तीन आएगा हमेशा, फोर्थ रूट चार आएगा, फिफ्थ रूट पांच आएगा, तो क्यूएथ रूट कितने आएंगे, क्यू आने चाहिए। तो इसके टेक्निकली क्यू आंसर्स आने चाहिए, क्यू एग्जैक्ट क्यू आंसर्स, ना क्यू से कम ना क्यू से ज्यादा। ठीक है, तो डी मॉइवर्स भाई साहब ने इसकी एक थियरी सजेस्ट करी विच इज प्रूवन
एंड इट इज थ्योरी ऑफ द फॉर्म ऑफ थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिसिटी। मैं आपको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया था। आपको प्रूफ देखना है अगर, तो अगेन आई हैव द थ्योरी सेशन। उन्होंने बोला कि आप पी थीटा लिखो या पी थीटा प्लस 2n पाई लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे एन मत यूज करो, यहाँ पे के यूज करो, पी थीटा प्लस 2k पाई, और आयोटा टाइम्स पी थीटा प्लस 2k पाई। ठीक है। क्यों ऐसा कर सकते हैं सर, 2k पाई ऐड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कॉस थीटा बोलो या कॉस कॉस इवन पाई प्लस थीटा बोलो, देखो ना ये इवन पाई होता है, इवन पाई प्लस थीटा करेंगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू और कॉस 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू सेम होगा, सेम विद साइन। तो हम ऐसा लिखते हैं सबसे पहले। तो ये वाली जो चीज लिखी बेस में, उसको आप ऐसे लिखिए। ठीक है। उन्होंने तरीका बताया कि क्यू आंसर्स, सारे के सारे क्यू आंसर्स पाने का तरीका क्या होता है। अब पावर 1/q जो है उसको आप अंदर घुसा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर k जो है, सुनो मेरी बात, बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। के का वैल्यू पता है क्या क्या रखना है आपको? 0, 1, 2, 3 से लेकर, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से। टोटल कितने आंसर चाहिए आपने को? क्यू। तो के की कितनी वैल्यू रखेंगे? क्यू। एक मिनट, सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो ये Q-1 पे खत्म हो जाएगा। अरे समझो ना यार, समझ रहे हो? ये तरीका इन्होंने बताया। अगर 1 से शुरू करते तो क्यू पे खत्म करते ना, क्यू वैल्यूज लाने के लिए। तो के की वैल्यू यहाँ पे 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5, 6, 7, 8, 9, Q-1 तक आपको Q-1 आंसर्स मिल जाएंगे। बट हाँ, पहले क्यू को अंदर घुसा दो एंगल में। तो क्यू को अंदर में एंगल में घुसा देंगे तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ पी थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पी थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आप के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हो? 0, 1, 2 से लेकर Q-1 तक, ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? बस इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है ना? तो आप अनेक 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 वैल्यू डालेंगे क्यू की, तो आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। दोज आर ऑल द क्यू आंसर्स। अब डी मॉइवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए डिफरेंट टॉपिक, एक काम करते हैं उस पर भी प्रोसीड कर ही लेते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नेक्स्ट टॉपिक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आसान रखेंगे। वन का क्यूब रूट केवल वन नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर भी आते हैं दो। दैट इज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमें पता होगा, रिवाइज कर रहे हैं इसलिए, अगर नहीं पता है तो भी देख लीजिए। आप सबसे पहले लिखिए वन का क्यूब रूट इज इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ऐसा आप मान लीजिए। वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है ना, रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 को उस तरफ ले जाएंगे, विच मीन Z³ - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको जब आप फैक्टराइज करते हो, आता ना बेटा फैक्टराइज करते हुए, A³ - B³, फैक्टराइज करने के बाद आपको ये तीन रूट मिलेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक मिनट रुको, रूट्स तो ये मिलते हैं, इनके नाम वन वन तो वन ही रहेगा। इसको सेकंड वाले को ओमेगा बोल देंगे और ओमेगा स्क्वायर थर्ड वाले को। देखो ये बीच में एक माइनस साइन है, माइनस वाला ओमेगा और प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर, याद रखना प्लस वाला स्क्वायर होता है। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है, क्योंकि यहाँ पे बस आयोटा वाले में साइन का डिफरेंस है, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, ओमेगा बार। इसको आप डी मोइवर्स थ्योरम से करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि वन का क्यूब रूट निकालना है, तो वन को अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए इधर प्लीज, देखो देखो, ये रहा वन। वन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये देखो वन का वेक्टर ये बन रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना? 0, और इसका मॉड कितना है? 1। तो वन को हम लोग लिख सकते हैं 1 × Sis 0, cos 0 प्लस आयोटा 0, आयोटा साइन 0, देखो ना, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और उसका क्यूब रूट निकालना है आपको बस। अब ये तो डी मोइवर्स थ्योरम से हो जाएगा, बट डी मोइवर्स ने कहा था कि ये 1/3 को अंदर लाने से पहले इस थीटा को क्या लिखो? थीटा प्लस 2k पाई, अभी अभी बताया था ना मैंने आपको, कि इस थीटा को आप क्या लिखेंगे? थीटा प्लस 2k पाई, और फिर 1/3 को अंदर लाएंगे। ठीक है, तो थीटा प्लस 2k पाई, थीटा यहाँ पे खैर 0 ही है, और 1/3 को अंदर लाएंगे ऐसे। आपको यहाँ पे के का वैल्यू कितना डालना है? 3 वैल्यूज। क्यों 3 वैल्यूज? क्योंकि तीन ही, आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो तीन ही वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ, के का वैल्यू अब 3 डालेंगे तो कौन कौन सा डालेंगे? स्टार्ट फ्रॉम 0, और 0 से आप 3 वैल्यूज जितनी डाल सकते हो उतना। ठीक है, तो 0 से लेके 2 आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो देखो देखो, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से एक छोटा नंबर होगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आप भूल जाओ, पक्का भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। यहाँ 3 लिखा है तो 3 से एक छोटा नंबर 2 तक ही जाना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो आप कहाँ तक जाते? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। यहाँ 100 लिखा रहता है तो 99 तक। खैर ठीक है, आप के का वैल्यू 0 डालो। ठीक है, के का वैल्यू 0 डालो तो आपको फर्स्ट रूट क्या मिलेगा? आपको ई की पावर में आयोटा 0, विच इज 1, विच इज 1। ठीक है, एक मिनट, अगले पेज में मैंने आपको वही सब लिख के दिया है। के का वैल्यू आप 1 डालोगे तो आपको मिलेगा
जीरो डालने पे ई पावर आयोटा जीरो, वन डालने पे ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, और टू, यहाँ टू आएगा है ना, माफ करना, यहाँ थ्री की जगह टू आएगा, तो यहाँ टू डालेंगे तो ई के पावर में आयोटा 4 पाई बाई 3 आएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये तीनों रूट्स को आप खोल दो ना, इसको ई पावर आयोटा थीटा कैसे खोलते हो, सिस थीटा, ये क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, जब आप खोलोगे ना तो ये ऐसा ही बनेगा, और ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के ही ऑयलर वर्जन है, ऑयलर वर्जन। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैंने अगले पेज में वही लिखा है। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, तीनों क्यूब रूट्स आते हैं कौन कौन से, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बार भी कहते हैं, है ना। तो वन का ऑयलर फॉर्म क्या है, ई पावर आयोटा जीरो। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, वही वन प्लस जीरो आयोटा, अरे वन है ना, रियल नंबर वन। और पोलर फॉर्म क्या है, सिस जीरो। ओमेगा का पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 या फिर सिस 2 पाई बाई 3, अभी अभी जस्ट देखा था अपन ने। ठीक है। अच्छा, मतलब अपन ने के का वैल्यू वन डाला था उसमें तो ऐसा आया था। ठीक है। फिर के का वैल्यू टू डाला था तो कुछ और आया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। टू डालने पे 4 पाई बाई 3 आ रहा है, तो टू डालने पे 4 पाई बाई 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 पाई बाई 3 आएगा, और इधर भी सिस 4 पाई बाई 3। ठीक है, जब इसको खोलते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में ये ऐसा बनता है, प्लस वाला होता है ओमेगा स्क्वायर, ओ ओमेगा होता है, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद रखने हैं, है ना। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये तीनों क्यूब रूट्स जीपी में होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिख भी रहा है हमें। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कि इनका सम जीरो होता है, ये जीपी में होते हैं तो मैंने लिख दिया। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इनका सम वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका सम हमेशा जीरो होता है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी ये, अच्छा इसमें एक मिनट, वेरिएशंस भी होते हैं। पहला वेरिएशन होता है कि आप ऐसा देख लो ना, वन प्लस ओमेगा अगर जानना चाहते हो तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, या वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये ओमेगा को राइट में भेज दो, दैट इज माइनस ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएशंस भी आपको पता होने चाहिए जो मैंने लिखे। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा का क्यूब वन होता है। अरे भाई, क्यूब रूट है ना वो वन का, तो उसका क्यूब करेंगे तो दोबारा वन आएगा। कल को अगर मैं फिफ्थ रूट निकालता हूँ और फिफ्थ रूट मान लो अल्फा आ जाता है, मान लो, तो उसकी पावर 5 करेंगे तो दोबारा वन आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि ओमेगा का क्यूब वन होता है, ओमेगा की पावर 6 भी वन होती है, क्योंकि वो थ्री का मल्टीपल आ जाएगा, तो ओमेगा की पावर 33 भी वन हो जाएगी। ओमेगा की पावर अगर मैं 123 करता हूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा बताइए मुझे। हाँ, वो ऐसे देखना है आपको, तीन का मल्टीपल, तीन का मल्टीपल 123 है क्या, तीन दो पांच और एक छः, हाँ है, बिल्कुल है। तो ये भी वन आ जाएगा। लेकिन अगर तीन का मल्टीपल ना हो, जैसे ओमेगा पावर 4, तो ओमेगा पावर 4 में आप क्या करो, ओमेगा की तीन की पावर अलग कर दो और बचा हुआ ओमेगा अलग कर दो, तीन की पावर वन हो जाएगा और आपका यहाँ पे आंसर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की पावर 5 लिखता हूँ तो इसका क्या वैल्यू आने वाला है, ओमेगा तीन अलग कर दो, ओमेगा स्क्वायर अलग कर दो, ओमेगा की पावर तीन वन हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इफ आई राइट ओमेगा पावर 6, वो तो वन हो ही जाएगा, ऊपर भी लिखा था मैंने। अगर मैंने 65 लिखा तो 65 के नजदीकी कौन सा मल्टीपल आता है थ्री का, 64 नहीं, 63 आता है, तो ओमेगा की पावर 63 अलग कर दो, क्योंकि ये तो वन हो जाएगा खट से, और बचा दो, ओमेगा स्क्वायर अलग कर दो। बस सर समझ गए यार, है ना, आप समझ गए। इन जनरल, इन जनरल आप ओमेगा की पावर में थ्री एन डालोगे तो आंसर हमेशा वन आएगा, हमेशा। ठीक है, और ओमेगा की पावर में थ्री एन प्लस वन टाइप का नंबर डालोगे तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा की पावर वन। और ओमेगा की पावर में थ्री एन प्लस टू डालोगे तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा की पावर में टू। ठीक है। अच्छा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर में अगर मैंने आर 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 डाल दिया, ठीक है, तो इसके दो आंसर्स आते हैं। पहला आंसर आता है तीन, अगर आर जो पावर अपन ने चढ़ाया है वो थ्री का मल्टीपल हो, इफ आर इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब जैसे कि अगर मैंने तीनों जगह पावर चढ़ा दिया 999 या 90 90 90, समझ रहे हो आप, मल्टीपल ऑफ थ्री। तो मल्टीपल ऑफ थ्री होगा तो आंसर थ्री आ जाएगा, क्योंकि देखो ना, मल्टीपल ऑफ थ्री में ये भी वन बन जाएगा, ये भी वन और ये भी वन, तो आंसर थ्री आएगा। अदरवाइज जीरो आएगा, आप चेक कर लेना, अदरवाइज अदरवाइज वाला केस आप हमेशा चेक कर सकते हो। आप है ना वहां पे तीन का मल्टीपल मत डालो। ठीक है, कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स इज वन, नो ब्रेनर, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो सारे के सारे क्यूब रूट में ओमेगा की पावर थ्री बन जाएगी। फैक्टराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, पहली बात तो ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके क्यूब रूट्स आए थे, देखो,
वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके क्यूब रूट आए थे? वन के। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हो कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के क्यूब्स थे, इस इक्वेशन के रूट्स थे। जेड क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो वाली जो इक्वेशन थी, इसके रूट निकल कर आए थे वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन के रूट्स अगर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो इस इक्वेशन के फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन के फैक्टर लिखे जा सकते हैं z-1, z-ओमेगा, z-ओमेगा स्क्वायर, ऐसे फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही? अरे भाई वही वाली बात है ना, अगर रूट्स टू और थ्री होते तो हम क्या लिखते थे बचपन में? x-2 x-3। सुनो मेरी बात ध्यान से, रूट्स अगर फाइव सिक्स होंगे तो क्या लिखेंगे? x-5 x-6, वही बात है। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो हम लोग फैक्टराइजेशन से इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज समझाता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत। ये जो z-1 इसको डिनोमिनेटर में लेना, और एक रिजल्ट है जो आपको याद पक्का नहीं होगा, बट मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, ये z-ओमेगा और z-ओमेगा स्क्वायर RHS में ही है। आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि दिस LHS लुक्स लाइक अ जीपी का सम। ये एक जीपी का सम दिख रहा है, सोचो कौन सी जीपी का सम? ऐसी जीपी जिसमें तीन टर्म्स। अरे जीपी का सम क्या होता है? रुको रुको, जीपी कहाँ से आ गई सर? देखो एक ऑब्जर्वेशन है, टफ टू क्रैक बट अगेन वी आर रिवाइजिंग। ठीक है, तो ए इंटू क्या होता है? आर की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं सुन रहे हो आप? आर की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1, वही लिखा है। वन इंटू जेड की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन z-1, वही तो लिखा है देखो। अच्छा तो एक मिनट सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तीन। ओके, और ए कितना है यहाँ पे? ए है वन, देखो ना ध्यान से देखो, वन। तो इसका मतलब ये एक ऐसी जीपी है और उसमें आर क्या हो जाएगा? जेड। नहीं देखा आपने? देखा ही नहीं। ध्यान से देखो बेटा, इधर ये नीचे r-1 होता है तो आर हो जाएगा जेड। तो हमारे पास ये कौन सी जीपी बन रही है? वन, और वन इंटू कॉमन रेशियो जेड प्लस वन इंटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर। ये अच्छा, वन प्लस जेड स्क्वायर, इट इज इक्वल टू z-ओमेगा इंटू z-ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड। आप समझो इस चीज को, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैं फिर भी बताता हूँ कि वन के कितने क्यूब रूट है? तीन। कौन कौन से? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सुन रहे हो? वन को छोड़ के दो फैक्टर क्या बनेंगे? z-ओमेगा, z-ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वन को छोड़ के जो भी फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स, वन को यहां पे लिखो प्लीज, वन को छोड़ के जो भी फैक्टर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट, उन फैक्टर्स का देखो ना, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, उन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कैन डायरेक्टली बी रिटर्न एज वन प्लस जेड हमेशा। मतलब कल को अगर आपको कोई कहता है सेवन, सेवन माइनस ओमेगा इंटू सेवन माइनस ओमेगा स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करो? इसका वैल्यू आपको पता है कि अच्छा ये जेड की जगह सेवन डलवाना चाह रहा है, सेवन डलवाना चाह रहा है तो यहाँ पे जेड की जगह सेवन डलवा रहा है, मतलब हमें तो आंसर पता है, वन प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेवन डाल देना। अगर आपको बोलता है 20 - ओमेगा इंटू 20 - ओमेगा स्क्वायर, तो समझ जाना जेड की जगह 20 डालना है, RHS में भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर जेई मेंस में बहुत बारी एक्सप्लॉइट हुआ है और होता रहेगा। हाँ, अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करते हो ग्राफ में तो वो क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्राफ में ऐसे प्लॉट होता है, ये रहा वन, और ये है ई की पावर में आयोटा टू पाई बाई थ्री। याद रखना है ना, ओमेगा ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 120 डिग्री होता है और ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट -120 डिग्री होता है। इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ये आप ध्यान रख लेना बस। ठीक है, इतना तो आप ध्यान रख ही लोगे। अच्छा, और अगर आपको मैं रोटेशन फैक्टर पढ़ा देता, रोटेशन थ्योरम पढ़ा देता, जो कि मैं पार्ट टू में पढ़ाने वाला हूँ ना, ज्योमेट्री में आएगा वो, पार्ट वन में ही इतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गए पार्ट वन में कि हमें पार्ट वन में पूरा कंप्लीट करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक वेक्टर है, ये वन का वेक्टर है, ये ओमेगा का वेक्टर है, और ये ओमेगा स्क्वायर का वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर्स में 120 डिग्री का फर्क होता है ना? ये चीज हमने पढ़ी थी, दोबारा से याद करा देता हूँ मैं। और ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा, ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री आएगा। ठीक है, बस ये भी 60 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर फॉर्म इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा एक मिनट सुनो मेरी बात, फॉर्म इन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होते हैं, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाएंगे ज्योमेट्रिकली? इक्विलेटरल स्क्वायर, मतलब इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाएगा? इक्विलेटरल पेंटागन। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अरे यूनिटी मतलब वन, वन के तीन रूट निकाले मैंने, लेकिन वन के चार रूट भी निकलते हैं। चारों रूट निकाल के बता देता हूं मैं आपको। खैर मैं तो ऑयलर से करना चाहूंगा, आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों तरफ पावर फोर रेज करना पड़ेगा, और फिर ये वन को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, और फिर इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी। अरे यहाँ पे स्क्वायर ले लो ना बेटा, क्या दिक्कत है? इंटू ए माइनस बी। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको चारों रूट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं क्या क्या मिलेगा आपको। जो चारों रूट्स आपको मिलेंगे, दो फोर रूट्स विल बी वन आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा, ठीक है? सो वन आयोटा, वन आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा। आप इसको ऑयलर से करो ज्यादा, दैट इज डी मॉइवर। डी मॉइवर से क्या करना है आपको? वन का कौन सा रूट निकालना है बेटा? फोर्थ रूट। ये देखो वन का फोर्थ रूट। एक मिनट, वन होता क्या पहले आप समझो। वन कहाँ है? ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। वन का मॉड कितना है बेटा? वन का मॉड खुद बने तो इसको ऑयलर सॉरी पोलर फॉर्म में लिखो। मॉड जेड इंटू कॉस आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट जीरो है, प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। दिख गया आपको? बस इसकी पावर वन बाय फोर डालनी है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि इसको लिखेंगे कॉस ऑफ जीरो प्लस टू के पाई, पहले यही तो सिखाया था, प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ टू, जीरो प्लस टू के पाई। ओके, और यहाँ पे फोर आ जाएगा अब नीचे। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले, आप भूल जाओगे। देखना क्या भूल जाओगे? के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना? जीरो से लेकर जीरो वन टू थ्री, कहाँ तक जाना है बेटा? फोर से एक छोटा, फोर से एक छोटा मतलब तीन तक। ठीक है, तो ये है सारे के सारे क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको ऑयलर फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा वो भी देख लो आप। ऑयलर फॉर्म में ऐसा आएगा, ई की पावर में आयोटा टू के पाई, हाँ, ई की पावर में आयोटा टू के पाई बाय फोर, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे बस आपको के का वैल्यू जीरो डालना है एक बार तो पहला रूट आ जाएगा, वन डालना है तो दूसरा रूट, के का वैल्यू टू, के का वैल्यू थ्री, चारों रूट आ जाएंगे। ये रहे वो चारों रूट। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती, फटाफट देख लेते। यहाँ पर जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सेम टू सेम होती है कि सबका सबके सारे सारे के सारे रूट्स जीपी में होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक काम करता हूँ, स्क्रीन में प्री रिटर्न होना चाहिए तो मैं पहले लिख देता हूँ। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। अभी मैं पॉज करके लिखूंगा, फिर उसके बाद दोबारा रिज्यूम करूंगा, 15-20 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, अपना स्ट्रगल बता रहा हूँ ऐसे थोड़ा थोड़ा। सो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो हमने देख लिया, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था, थोड़ा मैं पीछे स्क्रॉल कर गया। हाँ, तो मैं आपको स्ट्रगल के बारे में बता रहा था, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक एक छोटा सा लाइक दे दो, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी टू कीप ऑन रिकॉर्डिंग ऑल द रिविजन वीडियोस। ठीक है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन। खैर, चारों के चारों रूट्स जीपी में होते हैं, ये हमें पता है ना। कॉमन रेशियो इसमें कितना आ जाएगा? आयोटा। आप देख लो ना, कॉमन रेशियो इज आयोटा, एंड सम ऑफ ऑल द रूट्स इज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज माइनस वन। प्योर ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सिंपल। अगर आप सभी रूट्स की पावर में आर, आर, आर और आर डालते हो तो आंसर फोर आएगा, अगर आर फोर का मल्टीपल है तो। अदरवाइज जीरो। पिछली बार क्या बताया था मैंने? पावर में आर डाला मतलब तीन का मल्टीपल, क्यूब रूट में तीन का मल्टीपल डालते हैं तो तीन आता है, फोर्थ रूट में चार का मल्टीपल डालते हैं तो चार आता है, फिफ्थ रूट में पांच का मल्टीपल डालेंगे, अदरवाइज जीरो आएगा। अच्छा, ये चारों के चारों रूट जो है ना, वन आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा का ज्योमेट्री में जब अपन प्लॉट करेंगे तो दे विल फॉर्म अ स्क्वायर। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, देखो देखो मैं बताता हूँ। ये क्या है बता? वन, ई की पावर में आयोटा जीरो। सोचो ना, ये एक्स एक्सेस पर पड़ा है तो इसका आर्ग्यूमेंट जीरो होगा। ये क्या है? ये है ई की पावर में आयोटा, एक मिनट रुको मैं आपको और अच्छी बात बताता हूँ। होता क्या है, ये टू के पाई बाय एन होता है ना, हमेशा यही होता है हमेशा। लेकिन टू के पाई बाय एन की जगह यहाँ पे आएगा टू के पाई बाय फोर। ठीक है सर, आपको कैसे पता ये चीज? देखो ना, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था टू के, देखो यहाँ पे टू के पाई बाय फोर। तो के का वैल्यू जीरो डालेंगे तो पहला रूट आएगा, अभी वन डालेंगे तो क्या आएगा? देखो इधर प्लीज आंखें गड़ा के, वन डालेंगे तो क्या आएगा? टू पाई बाय फोर है ना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, टू पाई बाय फोर मतलब पाई बाय टू, ध्यान रखना है ना। तो मैंने यहाँ पे जीरो डाला, यहाँ जीरो डाला, तो ये आ जाएगा ई पावर आयोटा जीरो विच इज वन। अब यहाँ पे डालो ई की पावर में आयोटा टू, के की जगह क्या डालेंगे अब अपन? वन। बेटा जीरो डाला था अभी, अब वन डालेगा, टू के पाई बाय फोर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ई की पावर में
आयोटा 2, के की जगह आप डालो 2 पाई बाय 4। ठीक है, तीसरा रूट आ जाएगा। तो अपन ने के का वैल्यू यहाँ पे क्या डाला है, 1। यहाँ पे के का वैल्यू डाला है 2, और इधर के का वैल्यू डालेंगे 3। तो क्या मिलेगा आपको ई की पावर में, यहाँ पे मिलेगा ई की पावर में आयोटा 2 के पाई बाय 4, दैट इज 6 पाई बाय 4। आपको ये समझना है कि इस तरीके से रूट्स लिखे जाते हैं ऑयलर फॉर्म में। ये ई की पावर में जो भी लिखा है मैंने अभी, आप समझ जाना, ठीक है। ऐसा, ऐसा, ये वाला और ये वाला रूट और ये वाला रूट, ये है वो चारों रूट्स। ठीक है, तो ऑयलर फॉर्म में भी लिखते आना चाहिए। अब nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/n। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको ऑयलर फॉर्म में ही लिखो। सबसे पहले 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में। अब तो पता है ना 1 इसका मॉडुलस, और सिस 0, क्योंकि बेटा पोलर फॉर्म में देखो ना 1 यहां पड़ा हुआ है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, 0। तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और इसकी पावर में 1/n डालना है। तो आप इसको पहली बात तो क्या लिख दोगे, कॉस ऑफ 1/n को अंदर मत लाना, कॉस ऑफ 0 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 0 प्लस 2 के पाई, और ये आ जाएगा 1/n, और 1 इंटू यहाँ पे देखो। अब इसको आप लिख दो क्या, 1 मिनट रुको, इसको आप लिख दो कॉस ऑफ 0 प्लस 2 के पाई बाय n प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 के पाई बाय n। ठीक है, तो ये क्या बनेगा अब, ई की पावर में आयोटा 2 के पाई बाय n, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अरे वही है ना, बस यहाँ पे आप के का वैल्यू मैंने बोला था भूल जाओगे, कहां से कहां तक डालना, 0 1 2 3 से। यहाँ पे 4 होता तो कहां तक जाता, 3 तक। 10 होता तो 9 तक। अब n है तो कहां तक, n-1 तक। ये हो गए ऑल दी n रूट्स ऑफ यूनिटी। सुनो मेरी बात, आप k का वैल्यू डालोगे यहाँ पे। हाँ, k का वैल्यू डालोगे 0, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, आपको क्यूब रूट मिल जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, ये z क्या है, सारे के सारे क्यूब रूट, क्यूब रूट बोल रहा हूं मैं गलत, nth रूट। k का वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर में आयोटा 0, e की पावर में आयोटा 0, दैट इज 1। k का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, e की पावर में आयोटा 2 पाई बाय n, 2 पाई बाय n। अरे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या पता कौन सा रूट। अगर आपको सेवेंथ रूट निकालना है तो n का वैल्यू 7, क्यूब रूट निकालना है तो n का वैल्यू 3। ठीक है, k का वैल्यू 2 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर में आयोटा 2 2 4 पाई बाय n। k का वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, e की पावर में आयोटा, यहाँ पे डालो 3, 6 पाई बाय n। ओके, और ऐसा करते करते के का वैल्यू आप डाल दो n-1 तक, तो आपको सारे रूट मिल जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, जो पहला रूट आ रहा है ना, इसको हम लोग 1 कहेंगे क्योंकि ये 1 है। दूसरे रूट का कुछ नाम रख दूं, अल्फा। आपको ऑब्जर्व करने में आएगा कि तीसरा रूट उसका स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे पावर, उसका स्क्वायर। चौथा रूट क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब। पांचवा रूट क्या आ जाएगा, अल्फा पावर 4। आप समझे मेरी बात को, तो कहां तक जाएगा ये, अल्फा पावर n-1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेके अल्फा की पावर n-1। ध्यान रखना, ये 2 के पाई बाय n है। n की अलग अलग वैल्यू बस डालना है आपको, k की। अगर आपको क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर निकालना है, या सॉरी, nth रूट ऑफ एनी नंबर निकालना है, जैसे 2 का nth रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्लीज इधर देखो। 2 का nth रूट निकालने के लिए सबसे पहले 2 कहां पड़ा रहता है, रियल एक्सिस पे, इधर। सो 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका आर्ग्यूमेंट 0 है, तो मॉड z इंटू सिस थीटा, दैट इज कॉस आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/9, इसका पावर लेना है। अच्छा, 1/9 पावर पूरे का आएगा ना, तो ये है ना 2, ये 1/9 पावर आएगा इस पूरे का। अब इसमें आप देख लो, 2 की पावर में 1/9 तो आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल। ओके, और ये क्या लिखा है, ई की पावर में, आपको पता ना ये 0 प्लस 2 के पाई बनेगा अपॉन 9, तो इसको डायरेक्ट लिखो मैं, 0 प्लस 2 के पाई अपॉन 9। ये आ गए। अब यहाँ पे आप के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालोगे, 0 1 2 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो आपके पास सारे के सारे nth रूट ऑफ या 9 रूट्स ऑफ 2, इस बार यूनिटी नहीं, 2, 2 के 9 रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 5 के 9 रूट्स निकालना, तो 5 कहाँ पड़ा होगा, थोड़ा और आगे। तो 5 का मैग्नीट्यूड 5, और 5 का आर्ग्यूमेंट 0, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, और इसकी पावर में 1/8 करना है, 8th रूट निकालना है इस बार।
तो यहाँ पे क्या करो, ये मॉड 5, तो 5 तो बाहर रहेगा, इसकी पावर 1/8, और ये इसको आप ऑयलर फॉर्म में लिख दो, ई की पावर में आयोटा 0 + 2k पाई। अभी तो मैं प्रोसेस सिखा चुका हूँ, तो आपको याद हो गया होगा 2k पाई/8 डालना है। अब के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 7 तक। 8 है ना, तो 7 तक जाएगा। तो बस आप इतना देख लो कि के का वैल्यू जब 0 डालोगे तो पहला रूट आ जाएगा, 1 डालोगे तो दूसरा, 2 डालोगे तो तीसरा, और सारे रूट पिछले वाले के स्क्वायर होंगे। ऐसा हमेशा होगा। अब आप -1 कर सकते हो, -1 में हल्का सा चेंज है, बिकॉज -1 कहाँ पड़ा हुआ होगा पहले ही देखो। -1 पड़ा हुआ होगा इधर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा -1 का, 1। अरे बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो तो 1 ही होगा ना। और आर्ग्यूमेंट कितना होगा इसका, पाई, तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है क्या? इसको ऑयलर फॉर्म में लिख देना। अच्छा रुको 1 मिनट, इसमें 1/9 ये आ रहा है आपके पास जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, ई की पावर में आयोटा थीटा। अरे 1 मिनट रुको सर, अभी रुको 1 मिनट, आपको दिक्कत जाएगी पक्का। सबसे पहले 1/9 को नीचे उतार दूं? नहीं नहीं सर, ऑयलर भाई साहब ने कहा था कि आपको 2k पाई ऐड करना, तो पाई प्लस 2k पाई है ना, ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय, रुको 1 मिनट, और इधर भी थीटा प्लस 2k पाई, तो साइन आयोटा साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, रुको 1 मिनट, थीटा इज पाई प्लस 2k पाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 करना है, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 9, ऐसे। ओके, दिस इज इट। यहाँ पे के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 9 है ना, तो 8 तक जाएगा। ये टफ है बेटा, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में 2 की पावर या किसी का भी 9th रूट 8th रूट या कुछ भी रूट nth रूट आ सकता है, सिर्फ यूनिटी का आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 2023 के एडवांस में इन्होंने शायद 256 का 8th रूट पूछ लिया था। मैंने क्वेश्चन भी लगा रखा है, सॉल्यूशन भी लगा रखा है लिंक के साथ। प्रॉपर्टीज है, लेट्स फिनिश द वीडियो, फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट एजेंडा है। तो पहले आप ये देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे ऑल रूट्स ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, अभी यूनिटी के nth रूट की बात करते हैं ना, वो सारे के सारे जीपी में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑल इन जीपी। मैंने बताया था आपको अल्फा की पावर n-1 तक। यहाँ पे अल्फा क्या है, ई की पावर में आयोटा 2 पाई/n। ठीक है, 2 पाई/n अल्फा। अरे आप देख लेना, समझ जाना, पहला वाला रूट को, दूसरे वाले रूट को ही अल्फा बोला था ना अपन ने, 1 अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, तो दूसरा वाला रूट ही तो ये था। ठीक है, ये सेकंड रूट था। अच्छा, इन सबका सम हमेशा, मतलब सुनो मेरी बात, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3, उनका सम भी 0, फोर्थ रूट का भी 0 सम, फिफ्थ रूट का भी सम 0, nth रूट का भी सम 0, मतलब सम ऑफ ऑल दी nth रूट ऑफ यूनिटी आर 0। पावर में अगर r डाल दिया मैंने, तो बताइए, जब 3 थे तो 3 की पावर अपन ने देखा था ना, हमने ये देखा था कि अगर r इज ए मल्टीपल ऑफ, हाँ देखो प्लीज इधर, सबसे पहले हमने क्यूब रूट में सीखा था मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ में सीखा था मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ n आना चाहिए, मतलब यहाँ पे n रूट्स है ना, तो मल्टीपल ऑफ n आना चाहिए। ठीक है, अगर पावर में n का मल्टीपल डाल दिया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सारे के सारे 1 बन जाएंगे। और ये है कितने टोटल, टोटल n टर्म्स है, तो कितने बार 1 आ जाएगा आपके पास, n बार। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 n बार। और अदरवाइज 0 आएगा, अदरवाइज मतलब अगर n का मल्टीपल ना हो पावर में तो। फैक्टराइजेशन सीख लेना चाहिए। ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से लेके अल्फा पावर n-1, यहाँ पे अल्फा पावर n-1 है। ये सारे के सारे रूट्स किसके हैं, किस इक्वेशन के रूट्स हैं, z⁻n-1 = 0। अगर ये इनके रूट है, बेटा ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर ये इनके रूट है तो इनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हो आप? ये तो वैसी बात होगी ना कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स जैसे x² - 5x + 6 = 0, इसके रूट क्या है बेटा, 2 और 3, तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, x-2 x-3। ठीक है, समझे आप मेरी बात? तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, जो पहला रूट है 1, z-1, दूसरा रूट है अल्फा, z-अल्फा, तीसरा रूट है अल्फा स्क्वायर, z-अल्फा स्क्वायर, और ऐसा करते करते z-अल्फा की पावर n-1। यहाँ पे भी z-1 को नीचे ले लो, तो z पावर n-1 अपॉन z-1 ऐसा आ जाएगा, और ये क्या बनेगा आपके पास, z-अल्फा, z-अल्फा स्क्वायर, और ऐसा करते करते z-अल्फा की पावर n-1। ठीक है, हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये जीपी जैसा दिख रहा है, देखो ना। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, a इंटू आर की पावर में,
आर की पावर में n-1/r-1, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है 1, और कॉमन रेशियो कितना है z, तो जीपी कौन सी बन रही 1, जेड, जेड स्क्वायर, और ऐसा करते करते z की पावर n-1। अरे n-1 पे इसलिए खत्म करना पड़ रहा है ना, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 1 मतलब z की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z-अल्फा, z-अल्फा स्क्वायर, z-अल्फा की पावर में n-1, ठीक है। ऐसा मतलब आपको कभी भी ऐसा बोला जाए ना कि z-nth रूट ऑफ यूनिटी पहला वाला, z- दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी, z- तीसरा nth रूट ऑफ यूनिटी, और ऐसा करते करते सारे nth रूट ऑफ यूनिटी तक कर दिया, और उनका प्रोडक्ट पूछ ले, तो उनका प्रोडक्ट इस सम के बराबर होता है, किसके, 1 + z + z² से लेके z की पावर n-1। ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो प्लीज, ये मेरे को फील दे रहा है कि z- कोई ना कोई रूट ऑफ यूनिटी है, ये पता है कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है, ये नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी है। नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी क्यों, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में 9 दिख गया। तो ये पहला z-1 को छोड़कर सारे रूट्स आने चाहिए, देखो अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, 1 नहीं है, 1 नीचे चला गया ना, तो 1 को छोड़कर सारे रूट से स्टार्ट होना चाहिए। तो z-अल्फा है ना, फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, z-अल्फा स्क्वायर, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी आउट ऑफ 9, z- ये इस वाली इक्वेशन या फिर इस वाले प्रोडक्ट की याद दिला रहा है, z- थर्ड रूट ऑफ यूनिटी दैट इज अल्फा क्यूब। देखो ना ये वाला आइटम अल्फा क्यूब है, मतलब पहले वाले का क्यूब है या नहीं, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये सिलसिला कहां तक जाएगा, ये सिलसिला जाएगा आखिरी में, ये 8वां टर्म होगा ना, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो z-अल्फा की पावर में 8 तक जाएगा। आप चेक कर लेना कि इसकी पावर में आप 8 करोगे तो यही मिलेगा, कर लो चेक, कर लो ना, इसकी पावर में 8 डालोगे वही मिलेगा बस। हाँ, और ये प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ये प्रोडक्ट होता है 1 + z + z² से लेकर z की पावर एक कम 8 तक, एक कम, ध्यान रखना है ना, n 9 दिया है तो 8 तक जाना है, 99 दिया है तो 98 तक जाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर ये LHS RHS ट्रू है तो ये z की कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू होंगे। एग्जामिनर ने 3 पर वैल्यू पूछ लिया, 3 पर आंसर, तो आपको यहाँ पे बस z का वैल्यू 3 डालना है। तो 3-अल्फा, 3-अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा करते करते 3-अल्फा की पावर 8 तक जा रहा है मामला, तो ये आंसर क्या आएगा, 1 + 3 + 3² से लेके 3 पावर 8 तक। ये सम आप निकाल लोगे ना, पक्का निकाल लोगे, अरे भाई जीपी है तो कोई भी कर लेगा। ज्योमेट्री, आई थिंक ये लास्ट पार्ट होना चाहिए, हाँ थैंक गॉड। चलिए, तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर आप सारे के सारे nth रूट ऑफ यूनिटी को एक सर्कल पे सजाओगे तो एक n साइडेड पॉलीगन बनेगा। 3 रूट थे तो 3 साइडेड इक्विलेटरल ट्राइंगल बना था ना पॉलीगन। 4 थे तो 4 साइडेड पॉलीगन, वो भी इक्विलेटरल दैट इज स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, n साइडेड पॉलीगन। ये है अल्फा, ये है अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये है अल्फा क्यूब। बस भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, सारा लिखूंगा। ये देखिए पॉलीगन का साइड पहला, पॉलीगन की दूसरी साइड, पॉलीगन की तीसरी साइड, आप भावनाओं को समझो यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। तो पॉलीगन की जो साइड्स आ रही है वो मैंने लिखी यहाँ पे, तो ये एक एन साइडेड पॉलीगन बनेगा। और ये कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पे भी देखना प्लीज है ना, लास्ट में, लास्ट में क्या आएगा, अल्फा की पावर n-1, अल्फा की पावर n-2, अल्फा की पावर n-3। अरे समझ रहे हो ना आप, हाँ। ये एक पॉलीगन मिलेगा, अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो इनकी साइड्स को ज्वाइन करो, आपको एन साइडेड पॉलीगन ही दिखेगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं बात, इस एन साइडेड पॉलीगन का रेडियस कितना होगा, 1। 1 क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब रूट निकाला है, या 1 का nth रूट निकाला है। कल को अगर आप 5 का nth रूट निकालोगे तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 5। आप 2 का nth रूट निकालोगे तो क्या आएगा, रेडियस 2। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये वाला जो अल्फा वाला रूट है और लास्ट वाला जो रूट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, मिरर इमेज, मतलब इसका डायरेक्ट मिरर इमेज ये होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो होगी वो अल्फा का ही कॉन्जुगेट है, और अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ये रहा, और ये अल्फा क्यूब का कॉन्जुगेट है, सो ऑन। बस ये बहुत डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए यार आपको, है ना। बट मैंने आपको जितना बताया, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सब कुछ एक एक थ्योरी बताऊं। इट टुक मी 1 कंप्लीट डे, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज आई हैड अ डे ऑफ, इसके पहले भी मैंने आधा 16 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, एक एक चीज़ मैंने लिखी पहले, ठीक है, देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट, और अभी जाके ये खत्म हुआ है। बस ये एन साइडेड पॉलीगन बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इन सारे एन साइडेड पॉलीगन में, है ना,
जो एंगल्स होते हैं, इन सारे एंगल्स, कितने एंगल, ये इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा वो देख लो आप। ये वाला एंगल होता है 360 का nth पार्ट। ठीक है, कॉमन सेंस है ना, आप इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो। सो आई हैव रिटन अ फ्यू क्वेश्चंस हियर। ये वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आई बटन पे डाला मैंने, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंस एडवांस में। ठीक है, बट ये बहुत डेडली क्वेश्चन है, कोई नहीं सॉल्व कर पाता है, बहुत कम बच्चे, बहुत कम सक्सेस रेट है। ये वाला क्वेश्चन अगेन, इसका भी सॉल्यूशन मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, आई हैव रिकॉर्डेड इट फॉर्चुनेटली ऑलरेडी। एंड देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस इज ऑफ जेई एडवांस 2023। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन मैंने डाला नहीं है बट आई बटन आपको दिख रही होगी, इसका मतलब मैंने फ्यूचर में जाके रिकॉर्ड तो कर ही लिया होगा। ठीक है, सो आई डू इट एंड आई अपलोड इट वेरी सुन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट वन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत इनपुट देना पड़ता है। ये पार्ट वन है। पार्ट टू में केवल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, केवल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक सब कुछ देखा होगा। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि यू अप्रिशिएटेड बाय लाइकिंग द वीडियो, एंड इससे क्या होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बना डालूं सारे वीडियोस एकदम, है ना, वन शॉट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक के लिए ही अभी रखते हैं, पार्ट टू में मिलते हैं बहुत जल्दी, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी यू सून, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।